हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में वर्ल्ड हिस्ट्री का आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ एनलाइटमेंट के बारे में, राइट। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं और खास तौर पर अगर वो वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशंस आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें रेनेसांस, जो हमने जस्ट अभी पहला टॉपिक पढ़ा है, उसको समझना बहुत अनिवार्य है, या फॉर दैट मैटर पिछले सारे सेशंस जो है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर मेरे सेशंस को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी पढ़ाने की फिलॉसफी को थॉरली आप समझ सकें। क्योंकि टुकड़े टुकड़ों में मैंने अलग अलग सेशंस में अपने पढ़ाने की फिलॉसफी या जो मेरा पूरा पढ़ाने का पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा समझाया है। तो अगर आप थॉरली फॉलो करना चाहते हैं मेरे सेशंस को तो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस, बहुत जरूरी है। तभी आप इस पूरी सीरीज को कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप डिटेल में समझ सकेंगे कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन एजेंडा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, ताकि अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे, भले ही अगर वो कोई एक दिवसीय एग्जामिनेशन हो या अगर आप यूपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हो, हर एग्जामिनेशन के लिए मेरे सेशंस आपकी मदद करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस। और खास तौर पे वर्ल्ड हिस्ट्री जो हम शुरू कर रहे हैं, इसके लिए जो पहला टॉपिक आया रेनेसांस, वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ एनलाइटनमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां लिखा है एज ऑफ एनलाइटमेंट से हमें शुरू करना है, ठीक है। लेकिन एज ऑफ एनलाइटमेंट को समझने से पहले, यानी इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले, आइए सबसे पहले एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। सो अगर आपने मेरा पिछला पूरा सेशन देख लिया रेनेसांस का, तो आप बहुत भली तरीके से समझते हैं कि आफ्टर द फॉल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जितने भी, यानी कि बाइजेंटीन एम्पायर के फॉल के बाद 1453 में जितना भी ग्रेको रोमन स्कॉलर है जो बाइजेंटीन एम्पायर में था, दे टुक रिफ्यूज इन द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जो भी उसके रेमेनेंट बचे थे, राइट। वो जब इटली पहुंचे तो वहां जाके उन्होंने देखा जो रोमन कैथोलिक चर्च है, उन्होंने न्यू टेस्टिमेंट की ऐसी व्याख्याएं क्रिएट की है जो कि ग्रेको रोमन समय से बिल्कुल अलग है। यानी ग्रेको रोमन समय का जो आर्ट, आर्किटेक्चर, कला, स्क्रिप्चर्स, वो सब तो एब्सेंट थे, राइट। यानी कि अंधकार का समय चल रहा था वहां पर। यानी कि ग्रेको रोमन समय की जो आर्ट थी, जो साइंसेस थी, जो फिलॉसफी थी, जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो सब मिसिंग था, राइट। सो जब नए स्कॉलर्स, यानी कि जो ऑलरेडी जो ग्रेको रोमन कल्चर्स को जिन्होंने संजो के रखा था, वो स्कॉलर्स जब वापस आए इटली में, तो उन्होंने उस ग्रेको रोमन कल्चर का क्या किया, रिवाइवल किया। और ग्रेको रोमन कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसकी आर्ट, साइंस, उसकी रिलीजन की समझ, उसकी सोशियो पॉलिटिकल समझ, इन सब में निहित है। तो उन्होंने उस कल्चर का रिवाइवल किया, तो हमें रेनेसांस का पीरियड नजर आया, राइट। और रेनेसांस में हमने देखा कि रेनेसांस में से निकलता हुआ हमें नजर आया ह्यूमनिज्म की अप्रोच, यानी इंसान ने साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया और हमें साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हुई नजर आई, राइट। उसके बाद हमें प्रिंटिंग प्रेस का इजाद नजर आया, तो हमने देखा कि जो साइंटिफिक अप्रोच है वो पूरे यूरोप में फैली, ठीक है। उसके अलावा हमें और क्या था, जो प्रोटेस्ट किया जिन लोगों ने कैथोलिक चर्च का, तो हमें प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो नजर आया, ठीक है। उसके अलावा हमें रिफॉर्म मूवमेंट्स के तौर पर काउंटर रिफॉर्मेशन भी नजर आया। तो ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन में कवर कर ली है, ठीक है। लेकिन आज के सेशन एज ऑफ एनलाइटमेंट के लिए जो हमारा बैकग्राउंड है, वो हमें यह समझना है कि रेनेसांस ने ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया, यानी इंसानियत को प्रमोट किया, मानवतावाद को प्रमोट किया, जिसमें यह कहा गया कि मानव अपने जितने भी वाइल्ड जो भी इमेजिनेशन है उसको एक्सप्लोर करे, मानव अपनी जो है वो क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करे, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करे। इससे क्या हुआ, इससे पूरे यूरोप में जगह जगह पर जहां जहां पर प्रोटेस्टेंट चर्च बने, उनकी सहायता से वहां के जो भी शासक हैं उन्होंने पैटर्नाइज करना शुरू किया ऐसे इंटेलिजेंट और ऐसे साइंटिफिक टेम्पर रखने वाले थिंकर्स को, फिलोसफर्स को। उन्होंने जो थ्योरीज दी है, बोथ सोसाइटी के लिए, पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए, रिलीजन के लिए और साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए जो थ्योरीज दी और जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करी और हिट एंड ट्राई से उन्होंने अपनी थ्योरीज को क्या किया, परफेक्ट करने की तरफ जो है वो कदम बढ़ाए। यानी तो उससे हुआ क्या, उससे अंधकार छटा। क्योंकि अंधकार क्या था,
जो भी रोमन कैथोलिक चर्च कह रहा है वही सच है। अगर कोई भी इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर कोई भी अगर कोई फिजिकल फिनोमेना, कोई नेचुरल फिनोमेना घट रहा है, तो उसकी व्याख्या, उसकी डेफिनेशन कौन प्रोवाइड करेगा? रोमन कैथोलिक चर्च। और रोमन कैथोलिक चर्च का एजेंडा क्या था कि हर चीज को क्या किया जाए, हर चीज को जो है वो रोमानियत दी जाए, रोमांटिसाइज किया जाए कि ये तो गॉड के द्वारा दिया गया, हर चीज को जो है वो डिवाइन घोषित किया जाए। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे अंधकार फैल गया, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच बढ़ी नहीं। ठीक है, आप हर चीज को अगर डिवाइन घोषित करेंगे तो उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव फायदा नहीं निकल कर आएगा, राइट? अगर चिड़िया उड़ रही है तो आप कहेंगे कि इस चिड़िया के नीचे जो गॉड है उसने हवा डाल दी है, ठीक है, इस वजह से उड़ रही है, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उसको अगर आप डिवाइन घोषित कर देंगे तो डार्क एजेस आनी ही थी, और वो डार्क एजेस रही हमारी 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, लेकिन जब साइंटिफिक टेम्पर जनरेट हुआ और जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उन्होंने साफ साफ कैथोलिक चर्च की बात मानना मना कर दिया, और जो रीजनल शासक हैं उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च को पैटर्नाइज किया, और प्रोटेस्टेंट चर्च और फिर रीजनल शासक उन्होंने जो ऐसे स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया, तो ऐसे आइडियाज उभर के आए, उनको क्रेडिबिलिटी जो है वो रीजनल क्रेडिबिलिटी मिली। पहले किसी भी आइडिया को क्रेडिबिलिटी कौन दे रहा था? डार्क एजेस में किसी भी नए आइडिया को क्रेडिबिलिटी दे रहा था, यानी उस नए आइडिया को सही माना जाएगा और पब्लिक पर अप्लाई किया जाएगा, वो अथॉरिटी थी रोमन कैथोलिक चर्च के पास। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स के आ जाने की वजह से क्या हुआ कि एक छोटे छोटे पॉकेट्स हमें स्कॉटलैंड में, हमें ब्रिटेन में देखने को मिला, हमें फ्रांस में, हमें जर्मनी में देखने को मिले, ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स कहने का मतलब हमें वहां पर प्रोटेस्टेंट चर्च देखने को मिले। उनके पास जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी मिली, क्योंकि वहां के लोकल शासकों ने उन्हें पैटर्नाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे हुआ क्या? इससे वहां के जो लोकल स्कॉलर्स थे उनकी जो भी फाइंडिंग्स थी उसको क्रेडिबिलिटी वहां के लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी ने प्रोवाइड करी। ठीक है, इससे हुआ ये कि जो चर्च कह रहा था अब वो वही सच नहीं था, अब जो ये नए थिंकर्स आ गए थे इनकी बातें जो है वो सच थी। इससे हुआ क्या कि जो भी नेचुरल फिनोमेनाज हैं, जो भी सोसाइटी में चीजें घट रही हैं, उनको डिफाइन करना शुरू किया गया। किस आधार पर? फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर। तो इससे जो अंधकार छाया हुआ था वो अंधकार हटा, नई जो है वो नई इंफॉर्मेशन की रोशनी आई। इसी नई इंफॉर्मेशन की रोशनी जब आई, इसी काल को कहा गया एज ऑफ एनलाइटनमेंट। यानी कि रेनेसांस की वजह से जो ह्यूमनिज्म पनपा, और ह्यूमनिज्म के आइडियाज और जो प्रोटेस्टेंट चर्च जो आए, उनके साथ मिलकर जो ऐसे नए स्कॉलर्स आए जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा दिए गए आइडियोलॉजीज को डायरेक्टली चैलेंज किया और अपनी थीसीज को सामने रखा, और उनके थीसीज को एक्सेप्ट किया गया वहां के लोकल रूलर्स और वहां की जितनी भी इंटेलिजेंसिया है उनके द्वारा। तो उनमें क्या आया? उनमें एनलाइटनमेंट आई। ठीक है, सो दिस इज द एज ऑफ एनलाइटमेंट। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी कि वो एनलाइटमेंट आई, क्यों घटी। ठीक है, सो पहले इस एनलाइटमेंट के पीछे के फैक्टर्स को समझेंगे हम, फिर हम देखेंगे उन स्कॉलर्स के बारे में जो ये एनलाइटमेंट लेकर आए हैं। ठीक है, आज के हमारे ये एजेंडा है। सो आई होप आपको बैकग्राउंड समझ आया होगा। अगर आपने रेनेसांस वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली रेनेसांस क्या है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, और एनलाइटमेंट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि अंधकार हटा है। ठीक है, डार्कनेस हटी है तभी लाइट हुई है, उसी को कहा गया एनलाइटमेंट। बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, राइट। सो आइए देखते हैं कि क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, द एज ऑफ एनलाइटमेंट ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रीजन was the period characterized by rationality as reason superseded cultural and religious traditions and dogmas। इस एक स्टेटमेंट में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन प्लस साथ में पूरा का पूरा जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है ना, उसकी बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है इस एक स्टेटमेंट में। समझने की कोशिश कीजिएगा, एज ऑफ एनलाइटमेंट को क्या कहा गया? एज ऑफ रीजन। पहले अगर रोमन कैथोलिक टाइम्स में पहले यह कहा गया कि अगर जो चर्च बोल रहा है वो सही है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करता है तो उसकी लाश को वापस निकालो और उसके सर को कलम करो या जला दो उसके शरीर को। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि ऐसा क्यों किया आपने, कारण क्या है, तो चर्च बोलेगा कि यही जो है वो डिवाइन इच्छा है, यही गॉड ने कहा, यही उसूल है। तो वो जो डॉगमास थे, वो जो रिचुअल्स थे, उसको चैलेंज करने के लिए कोई साइंटिफिक, कोई फैक्चुअल जो है वो
तथ्य उसके पीछे नहीं छुपा था, राइट? उसको डिफाइन करने के लिए, नॉट चैलेंज, उसको डिफाइन करने के लिए कोई तथ्य नहीं था। वो रिचुअल था, वो डॉगमा था, वो सोसाइटी पर कंट्रोल या सोसाइटी को मैनिपुलेट करने के तरीके थे रोमन कैथोलिक चर्च के। लेकिन जब रेनेसांस की वजह से ह्यूमनिज्म की भावना लोगों के अंदर जागी, लोगों ने साइंटिफिक टेम्पर जनरेट किया, और जब प्रोटेस्टेंट चर्च और उनके साथ लोकल शासकों ने साइंटिफिक टेम्पर रखने वाले लोगों को सपोर्ट किया, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, जो कि पहले रोमन कैथोलिक चर्च कर रहा था, इससे लोगों के मन का भय हटा और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज को देना शुरू किया और उन्होंने रीजन प्रोवाइड करना शुरू किया और रीजन मांगना भी शुरू किया। तो एक ऐसा समय जिसमें पॉलिटिकल सोशल थिंकर्स या आम जनता ने जो चली आ रही रीत रिवाज और डॉगमाज के लिए रीजन पूछना शुरू किया है, उसे कहा गया एज ऑफ रीजन। और जब रीजन नहीं मिला तब उन्होंने अपनी तरफ से फैक्ट्स प्रोवाइड करने शुरू करे, उसको उन फैक्ट्स की वजह से जो लाइट पैदा हुई है, जो रोशनी आई है और अंधकार हटा है इन जो है वो चले आ रहे एंशियंट रिचुअल्स और डॉगमास का, उसे कहा गया एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, रैशनल वाज द प्राइमरी अथॉरिटी यूज्ड टू सेटल फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। पहले जब तक रेनेसांस नहीं हुआ था, उससे पहले अगर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, अगर कोई साइंटिफिक, अगर कोई समझ रहे कोई अड़चन आ गई कि मान लीजिए चांद जो है वो आज बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, 3-4 महीने बाद चांद छोटा दिखने लगा, कभी चांद लाल दिख रहा है, कभी चांद क्रेसेंट दिख रहा है, आधा दिख रहा है, ठीक है, कभी चांद है ही नहीं। तो इन सब के पीछे जब चर्ची अथॉरिटी, राइट, उससे जब जवाब मांगा गया कि बताओ भाई ऐसा क्यों है, उन्होंने कहा कि ये सब गॉड का मानना है, राइट, ये सब गॉड कर रहा है, ये सब डिवाइन शक्ति, वही यही तो शक्ति है, इसी को ही तो कह रहे हैं हम, यही तो शक्ति है। ठीक है, जनता को इस तरह बहलाया फुसलाया उन्होंने कहा यही तो शक्ति है, वो यही तो चमत्कार है, देखो कभी चांद आधा कभी पूरा। अच्छा, उसके लिए जब थिंकर्स ने फैक्ट प्रोवाइड किए समय समय पर, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन अब जब प्रोटेस्टेंट चर्च खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बंदा सही सोच रहा है, इसको नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा, और लो पैसे लो, राजाओं ने पैसे दिए कि लो रिसर्च करो, तब जो है वो एनलाइटमेंट आई। ठीक है, सो पहले अगर इस तरह के कोई भी जैसे पॉलिटिकल मामला है कि मान लीजिए कोई भी एक भूमि है, कोई भी एक जो है वो एक मतलब एक पैच ऑफ लैंड है, उसको कौन गवर्न करेगा, तो चर्च कह रहा है कि राजा का बेटा करेगा। किसी ने सवाल नहीं पूछा, अगर सवाल पूछ लिया जाता तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता, राइट। लेकिन अब लोगों ने साइंटिफिक तरीके जो है वो अपनाने शुरू करे कि क्यों भाई राजा का बेटा क्यों आएगा, यहां पर ये बंदा है, पिछले 30 साल से यहां पर रह रहा है, अच्छी तरह जानता है, इसको करने दो काम, ये लड़ना भी जानता है, इस सेना में इतने समय से इसने सर्विस भी करी है। ठीक है, सो यहां पर लोगों ने साइंटिफिक और रीजन लगाकर रीजनेबल बातें करनी शुरू करी। ठीक है, और फिलॉसफी के लिए पहले कोई भी फिलॉसफी है कि जीवन क्या है, मरना क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, उसके लिए सब डिवाइन, भाई गॉड है, जो भी है। पहले ये था, देखिए, ये जो मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट आपका जो पूरा जीवन है ना, उसमें जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो एक्चुअली आप इसलिए कर रहे हैं ताकि अंत में जाके गॉड आपको साल्वेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, और यानी कि आपकी सोल को प्रोटेक्ट वो अंत में गॉड ही करेगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो रोमन कैथोलिक चर्च नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ जाएंगे तो गॉड आपकी सोल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और सोल को प्रोटेक्ट ना करने का मतलब क्या है, जिसकी बॉडी जला दी, जिसका शरीर जो है वो टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसको जो है वो सजा वायलेंट डेथ दी जाए, यानी कि उसकी आत्मा को साल्वेशन नहीं मिला। जनता जो है वो परेशान कि भैया मेरी आत्मा को साल्वेशन नहीं मिलेगा अगर मैंने रोमन कैथोलिक चर्च की बात नहीं मानी तो। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है वो लोगों ने तर्क प्रोवाइड किए कि फिलॉसफी के, मैं आप सारे डिस्कस करेंगे हम, नई फिलॉसफीज क्या क्या आई और वो कैसे आज तक रेलेवेंट है, या वो कैसे आज मॉडिफाइड फॉर्म में, क्योंकि टाइम्स बदले, टेक्नोलॉजीज बदली, तो वो मॉडिफाई हुए ऑब्वियसली, लेकिन पाइनियर्स को आज हम समझेंगे, उन्होंने उन सब आइडियोलॉजीज की शुरुआत जो है वो कहां से हुई है, आज हम उन आइडियोलॉजीज की शुरुआत को समझेंगे, राइट। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कंट्रीब्यूशंस टू द ह्यूमन नॉलेज was made through means of observation, experimentation and inference। ये जो नए स्कॉलर्स, साइंटिस्ट निकल कर आए, इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस करी, जो एक्सपेरिमेंट्स करे, भले ही वो पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, या ज्योग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जहां जिस भी फील्ड में उन्होंने ऑब्जर्वेशंस इकट्ठा करी, एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है, उनसे जो उन्होंने
कंक्लूजन्स प्रिपेयर करे वो मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल हुए। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं अब इंपैक्ट ऑफ एज ऑफ रीजन वाज द फॉलोइंग। अब ये जो एज ऑफ रीजन आया था, एनलाइटमेंट जो आया था, ठीक है, इसके इंपैक्ट जो है वो किस किस समाज के किस किस स्फीयर में पड़े। तो आइए सबसे पहला समझते हैं साइंटिफिक अप्रोच पर क्या असर पड़ा। ठीक है, अर्लियर साइंस वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय डिडक्टिव मेथड which began with generally accepted conclusion that were culturally and theologically accepted as true and the applied to particular observable cases। देखिए, इस स्टेटमेंट का बिल्कुल सिंपल मतलब यह है कि एज ऑफ रीजन से पहले अगर किसी भी साइंटिफिक फिनोमेना को डिस्क्राइब करना होता था तो लोग ये मानते थे कि पहली बात पहले से मान के चलते थे कि ये चमत्कार तो है ही। ठीक है, ये अगर कोई भी अनोमली हो रही है, चाहे वो ग्रेविटेशनल अनोमली हो, चाहे वो लाइट की अनोमली हो, ये पहली बात तो चमत्कार है, पहले से मान के चलते थे वो ये डिवाइन है। ठीक है, लेकिन अब ये डिवाइन में भी क्या है, चलो इसका पता करते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स, और उनका मानना होता था कि थियोलॉजिकली एक्सेप्टेड एज ट्रू, राइट, कल्चरली एंड थियोलॉजिकली एक्सेप्टेड एज ट्रू, वो मान लिया जाता था। ठीक है, सबके द्वारा, कल्चरली भी और थियोलॉजिकली भी, यानी कि उसको जो है वो थ्योरी, उसमें पूरी थ्योरी बना दी जाती थी कि ये डिवाइन है और ये इस तरह डिवाइन है। ठीक है, तभी तो वो मिथिकल क्रीचर्स पैदा हुए ना। ठीक है, कि अगर मतलब लहर इतनी ऊंची ऊंची उठ रही है तो समंदर के अंदर कोई दानव है, वो इतनी बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर रहा है। ठीक है, अगर नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो नीली नीली चमक रही है तो ऊपर कोई जो है वो देवता है, वो ये लाइट पैदा कर रहा है। ठीक है, अगर बिजली कड़क रही है तो ये गॉड ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की डिवाइन जो है वो एक्सप्लेनेशन बनी, जो कि लोगों ने मानी भी, पहले ऐसा था। लेकिन पोस्ट रेनेसांस क्या हुआ, दिस डिडक्टिव मेथड गेव वे टू इंडक्टिव मेथड विच वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड लीडिंग टू न्यूअर कंक्लूजन्स। तो साइंटिफिक अप्रोच के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का मतलब ये कि डिड्यूस कर रहे हैं आप, जो घटना घटी उससे पता लगा रहे हैं कि इस घटना से इस घटना का मतलब क्या है। देखिए, आप जो भी चीज डिड्यूस करते हैं ना, वो करते हैं आपके दिमाग में ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो आइडियाज हैं उनके दम पर। और ऑलरेडी क्या एस्टेब्लिश था कि ये डिवाइन तो है ही, लेकिन अब ये कैसे डिवाइन है, हमें बस उस नेचुरल फोर्स को जो है वो कोई एक जो है वो नेचुरल कृति के रूप में जो है वो डिजाइन करना है। ठीक है, यानी कि कोई देवता क्रिएट करना। अलग अलग धर्मों में हुआ, जहां पॉलीथिज्म था वहां पर बिजली कड़क रही है तो ज्यूस है भाई, है ना। अगर हवा चल रही है बहुत तेज तो ये वरुण है, अरुण है। ठीक है, तो ये शुरुआती सब धर्मों में हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल क्रिश्चियनिटी में ऐसा था, ऐसा इस्लाम में भी था, ऐसा वैदिक धर्म में भी था, ऐसा ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में भी था। ठीक है, ऐसा जो है वो जुडाइज्म में भी था, ऐसा ज्यूइश धर्म में, हर धर्म में हुआ ये। ठीक है, और ये मुख्यतः प्रीस्ली क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ। लेकिन शुरुआत में इंसान ने क्यों किया, क्योंकि शुरुआती जो इंसान था उसके पास एक्सप्लेनेशंस नहीं थे, इसलिए उसने डिवाइन फॉर्म दे दिया इन सब नेचुरल फिनोमेनास को। धीरे धीरे जब एक्सप्लेनेशन मिलने शुरू हुए तो जो प्रीस्ली क्लास डेवलप हुई उसने वही चीज चिपक के रहे वो कि नहीं ये डिवाइन वाला जो है वो बढ़िया है, इससे जनता बेवकूफ बनी रहती है। ठीक है, तो दे केप्ट देयर होल्ड ऑन दैट आइडियोलॉजी कि जो भी नेचुरल फिनोमेना, अगर कोई भी अगर फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या घोषित किया जाए कि ये क्या है, डिवाइन है। राइट, लेकिन इंडक्टिव मेथड आ जाने की वजह से, इंडक्टिव मेथड किस पे हुए कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको पता नहीं था कि क्या होगा, तभी तो आपने एक्सपेरिमेंट किया ना कि देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आपने जब एक्सपेरिमेंट किया और जो ऑब्जर्वेशन क्रिएट की, उससे आपने नए कंक्लूजन्स क्रिएट किए कि अच्छा ऐसा करने पर ऐसा हुआ, तो ये मतलब है इस बात का। ऐसा वैसा क्या मतलब, सिंपल सी बात है। अगर आपने मतलब मान लीजिए कि अगर सोडियम को तालाब में फेंक दिया, पहले क्या होता था, ठीक है, वो जो आपने देखे होंगे जादूगर करते हैं जो हाथ में आग लगा देते हैं फिर आग बुझा देते हैं, तो पहले लोग इस चीज को डिवाइन मान लेते होंगे कि ये तो भैया चमत्कार कर रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा सोडियम लिया, उसमें थोड़ी सी पानी लगाया और वो हाथ में जो है वो पटाखा आग लगने लगी। ठीक है, तो ये सब पहले लोग चमत्कार समझते होंगे। तो गन पाउडर जो है वो फ्लेयर्स निकल रहे हैं, इन सब चीजों को पहले लोग चमत्कार समझते होंगे।
ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया ऐसे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि नहीं, ये केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, और हीट रिलीज हो रही है, एंट्रोपी एंथ्रोपी में कन्वर्जन हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, सो साइंटिफिक अप्रोच में क्या हुआ, डिडक्टिव से इंडक्टिव में कन्वर्जन, ठीक है। फिलोसॉफिकल स्फीयर में देखते हैं क्या चेंज आया। पहला पॉइंट देखते हैं, डेस्कार्ट्स या डेस्कार्टेस। अब ये रेने डेस्कार्टेस कौन है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन ये एक सोशल पॉलिटिकल थिंकर है। सो डेस्कार्टेस क्रिटिक ऑफ ऑल प्रीवियस फिलोसफीज एज अनसर्टेन paved way for a fresh approach which mandate the reliance on facts is absolutely certain, particularly the fact that he was thinking as thus he himself existed. Cogito ergo sum. ये जो कोगिटो एर्गो सम जो लैटिन में एक फ्रेज है, ये रेने डेस्कार्टेस नाम के एक सोशल थिंकर ने दिया, ठीक है। तो इसमें रेने डेस्कार्टेस ने एक बिल्कुल क्लियर बात बोली कि जैसा आप सोचोगे ना वैसे आप बन जाओगे। ये एक ना बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, बिकॉज आइडियाज आर वेरी पावरफुल, राइट। आइडियाज जो है वो बहुत पावरफुल चीज है। और एक चीज है सजेशन थेरेपी, फ्रॉइड ने जो है वो बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए इस पे, स्टीफन आर कोवे ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए इस चीज पर। और सजेशन या प्लेसिबो इफेक्ट या सजेशन क्या होता है, कभी सर्च, आगे मैं आपको कभी धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन एक बिल्कुल बेसिक बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई दवाई टेस्ट होती है ना, मान लीजिए 100 पेशेंट्स हैं जिनको कोई एक समस्या है, कोई बीमारी है, राइट। उसके लिए एक दवाई बनी, तो 50 लोगों को तो दवाई दी गई, लेकिन 50 लोगों को केवल दिया गया शुगर पिल, यानी दवाई के नाम पर प्लेसिबो दिया गया, एक झूठी एक सूडो दवाई दी गई उन्हें, और उन्हें सबको बताया गया कि आप सबको दवाई दी है, ठीक है। जब कुछ समय बाद उस दवाई का असर चेक किया गया तो यह पता चला कि जिन लोगों को सूडो दवाई यानी प्लेसिबो यानी एक मीठी गोली जिन लोगों को दी थी, उन लोगों की बीमारी ठीक हो गई, ठीक है। इससे यह कंक्लूजन निकल कर आता है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना, इससे यह कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर आप इंसान के दिमाग को कोई चीज सजेस्ट कर देते हैं, कोई आइडिया उसके दिमाग में डाल देते हैं, तो वो उसके लिए सच होने लग जाता है ना। उन 50 पेशेंट्स को यह आइडिया डाला गया उनके दिमाग में कि आपको दवाई दी जा रही है, और उनकी बॉडी ने, उनके इम्यून सिस्टम में, उनके दिमाग ने यह बात मान ली कि वो जो है वो ठीक हो जाएंगे अब। तो जब उनको ये सजेस्ट कर दिया गया कि तुम ठीक हो जाओगे, तो उनके इम्यून सिस्टम ने उसी तरह काम करना शुरू कर दिया कि वो ठीक हो जाए, और वो बीमारी उनकी ठीक हो गई। इसी तरह दवाइयां टेस्ट की जाती हैं आज भी प्लेसिबो इफेक्ट पे ही, और ये कारगर है। यही चीज डेस्कार्टेस ने समझाई कि जो मैं मानता हूं वो मेरे लिए सच है, ठीक है। तो हम जो डिवाइन को मानते चले आ रहे हैं इतने समय से, इसीलिए हमारे समाज पर डिवाइन सच हो गया है, ठीक है। पूरा समाज ही हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो बहुत बाद का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अभी रिसर्च चल रही है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे, लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आप जिन आइडियाज को बचपन से लेकर बैठ जाओगे अपने दिमाग में, वही आपके सबकॉन्शियस पे हावी हो जाएंगे और वो आपके लिए सच्चाई बन जाएंगी, ठीक है। उसी तरह की रियलिटी सबकॉन्शियस जो है वो पोर्ट्रे करने लग जाएगा। ये चीज जो है वो इतना डिटेल में हो सकता है कि रहने को ना पता हो, जैसा कि हमें आज जो है वो मालूम है इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। बट इसी डायरेक्शन में वो कुछ कहना चाहता था, इसीलिए उसने एक लैटिन में फ्रेज दिया, कोगिटो एर्गो सम। तो ध्यान रखेंगे इस फ्रेज के बारे में, कोगिटो एर्गो सम किसने दिया है, डेस्कार्टेस ने, ठीक है। और उसने सिंपल सी बात बोली कि अगर किसी भी फिलॉसफी को, अगर किसी भी सोशल फिनोमेना को, या अगर आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर, चाहे वो कोई सोशल मैटर हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कोई साइंटिफिक मैटर हो, सबको जो है वो फैक्ट्स के आधार पर, ये आइडिया आपको अपने दिमाग में प्लांट करना पड़ेगा कि आपको फैक्ट्स के आधार पर सोचना है। अगर आप सभी जनता ये सोचने लग जाएंगी कि आपको फैक्ट्स के आधार पर ही सोचना है, तभी वो चीजें जो है वो आपके लिए सच होने लगेंगी, ठीक है। तो इसी चीज को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है शायद, ठीक है। अभी इस पे चल रही है रिसर्च। खैर, ये काफी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो सकता है कि आपके समझ से ऐसे गुजर गया हो ऊपर से, लेकिन अभी मैं चाहता भी नहीं उस चीज में जाऊं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलोसॉफिकल स्फीयर में ये जो है वो एज ऑफ एनलाइटमेंट की वजह से ये डेवलपमेंट हुआ कि पहले जो कोई भी फिलॉसफी का मतलब क्या है, फिलोसॉफिकल मामले क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है,
मानव को क्या करना चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो पहले कैथोलिक चर्च कहता था कि चर्च की सेवा करते रहो, होली गॉड की सेवा करते रहो। लेकिन रेनेसांस ने क्या कहा, ह्यूमनिज्म ने कहा क्या कहा कि इंडिविजुअल, अपने आप, अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, भोग विलास कीजिए, ठीक है, शारीरिक सुख दीजिए अपने आप को, मानसिक सुख दीजिए अपने आप को। वहीं पर रहने ये कहते हैं कि हर चीज को फैक्ट के आधार पर सोचना शुरू करो। अगर शारीरिक सुख देना है खुद को तो उसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट छुपा है, ठीक है ना। सेरोटोनिन के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, क्या है सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये क्यों रिलीज होते हैं, ठीक है, कोर्टिसोल वगैरह, ये सब हार्मोन्स क्या है। खैर इनका नाम तो बाद में पता चला हमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हिज मेथोडोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड फ्रेंच एंड जर्मन रैशनलिज्म, इंग्लिश एम्पिरिसिज्म एंड जर्मन आइडियलिज्म। देखिए इस एक स्टेटमेंट में ना एक बहुत बढ़िया चीज क्लियर होती है। इस एक स्टेटमेंट में यह बात क्लियर होती है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई। इंपीरियसिज्म, इंग्लिश इंपीरियसिज्म, जर्मन की आइडियलिज्म, ठीक है, फ्रेंच की अपनी अलग सोच है। तो इससे बड़ी पॉलिटिकल शक्तियां उभरने लगी, साफ साफ नाम से दिखने लगा ना। वही लिबरल सोच है, बेसिकली है क्या, साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। उसी के लिए ही अलग अलग देश ने अलग अलग नाम जनरेट करने शुरू कर दिए, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स को सेलिब्रेट किया जाता है अब नेशनैलिटी के आधार पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड अगर ब्रिटेन में है, तो जो ऑक्सफोर्ड की जितनी भी पियरेज है वहां से जो भी पढ़ेगा या ऑक्सफोर्ड जो भी चीज छापेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी थीसिस, कोई भी इन्वेंशन क्रिएट करते हैं, इन्वेंशन तो खैर सरकारें पेटेंट करती हैं, लेकिन अगर आप कोई भी नई थियरी, नई थीसिस लेकर आते हैं तो उस थीसिस को, उस थियरी को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड, उस थीसिस या थ्योरी को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ये बड़ी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। समझ रहे हैं आप ये बात। ब्रिटेन में बैठी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो नई थीसिस को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर वो यूनिवर्सिटी ये कह देना कि ये आइडिया जो है वो नहीं जचा, ये कॉन्सेप्ट नहीं जचा, जैसे मान लीजिए सर आइजैक न्यूटन ने जो लॉज दिए वो क्वांटम मैकेनिक्स ने ठुकरा दिए, क्वांटम मैकेनिक्स ने जो लॉज दिए वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ठुकरा दिया, ठीक है। तो ये सब जो साइंटिस्ट आए ये किसी यूनिवर्सिटी की पीएचडी ही तो रहे होंगे ना, तो उस कलेक्टिवली उस यूनिवर्सिटी का नाम आता है। उस यूनिवर्सिटी ने जिस साइंटिस्ट की थ्योरी को माना उसको सच कहा गया, जिसको नहीं माना उसको झूठ कहा गया। तो अगर ब्रिटेन में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है और अगर वो किसी फैक्ट को सच मान रही है तो वो, और नेशनैलिटी की भावना आई ना, मैंने बोला ना जनता को कंट्रोल करना शुरू किया उन्होंने, ठीक है। धीरे धीरे नेशन बनने शुरू हुए, स्ट्रांग नेशन बनने शुरू हुए, जनता को कंट्रोल करना शुरू किया। और जनता को कंट्रोल किया जाता है, मास पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है इन्हीं सब नेशनैलिटी के, पॉजिटिविटी, ये नेशन में प्राइड लेना आपको, ये सब जो भावना है, इनसे जनता को मैनिपुलेट और कंट्रोल या मोटिवेट किया जाता है, राइट। सो अगर कोई साइंटिस्ट वही बात बोल रहा है जो अगर कोई साइंटिस्ट ब्रिटेन में बैठ के वही बात बोल रहा है जो जर्मनी में कही जा रही है, अगर जर्मनी का कोई साइंटिस्ट वही सेम बात बोल रहा है जो फ्रांस में कही जा रही है, सभी अपनी अलग अलग भाषाओं में अपनी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कहकर बोल रहे हैं, रहकर बोल रहे हैं, राइट। तो वहां के राज्यों ने उनको जो है वो मतलब उनको क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करी कि नहीं ये है, दिस ही वाज द ग्रेटेस्ट और द फादर ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग एंड फादर ऑफ दिस मॉडर्न साइंसेस, और ये सारी चीजें जो हैं। देखिए एक बिल्कुल बेसिक चीज बताता हूं मैं, सोने की कीमत क्यों है इतनी, बिल्कुल सिंपल बात है। हाँ सोने की मेटालिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी सोने की कीमत क्यों है इतनी ज्यादा। मेटालिक प्रॉपर्टीज तो लोहे की भी बहुत अच्छी है ना, यूजेज और संख्या तो लोहे की भी बहुत ज्यादा है। ये भी मान सकते हैं आपकी सोने की संख्या जो है वो अमाउंट कम है, लेकिन बट स्टिल सोने की कीमत क्यों ज्यादा है, क्योंकि सबने माना है कलेक्टिवली कि सोने की कीमत ज्यादा है। अगर आज ही पूरी दुनिया ये मानना बंद कर देगी सोने की कीमत ज्यादा है तो सोना पत्थर हो जाएगा, पत्थर तो नहीं होगा लेकिन मतलब एक कॉमन धातु बन जाएगी, एक कॉमन मेटल बन जाएगा। तो वही है, इसी चीज को बोलते हैं कलेक्टिवली क्या सोच रहा है मास पॉपुलेशन। कलेक्टिवली अगर अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर ब्रिटेन ने दुनिया के 70 से ज्यादा देशों को अगर कॉलोनाइज किया है, विश्व युद्ध लड़े हैं, उसके बाद इंग्लिश भाषा में जितनी भी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं वो कोरस्पॉन्ड कर रही हैं,
जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज क्रिएट हो रही हैं वो सब ऑक्सफोर्ड अगर या ऑक्सफोर्ड जैसी और भी यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उनको अगर क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो अगर वहां की कोई पीयरेज है, वहां का अगर फिलोसोफर है, कोई थिंकर है, ठीक है, और अगर ऑक्सफोर्ड कहेगी कि ही वॉज द पाइनियर और द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो पूरी दुनिया वो बात मानेगी ना। तो इस तरह तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है यहां से आपको समझना है कि दुनिया कैसे काम कर रही है। जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं ना मैं, तो यहां पर आपको समझना है कि पॉपुलराइज कैसे किया जाता है लोगों को, ठीक है। क्रेडिबिलिटी जो है, अगर प्रेजेंट डे में किसी चीज की क्रेडिबिलिटी है तो लोगों ने माना हुआ है, ठीक है। डार्क एजेस में सब रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसी की तो बात मानते थे ना, ठीक है। एनलाइटमेंट के पीरियड में उसकी बात लोगों ने माननी बंद कर दी, लोगों ने नए आइडियाज मानने शुरू कर दिए, ठीक है। उसको एनलाइटमेंट कहा जाने लगा, ठीक है। अगर आप थॉरली रोमन कैथोलिक चर्च की बातें मानोगे तो वही आपके लिए सच्चाई बन जाएगी। यही तो बात रेने बोल रहा था कि जो आप चीज थॉरली मानोगे वही आपके लिए सच्चाई बन जाएगी। खैर, ये हो सकता है कि थोड़ा सा गोलमोल लगे आपको, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो अभी, ठीक है। हो सकता है कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हो आपको, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। जुड़े रहिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, पहले ही सेशन में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना आपको कि कैसे ब्रिटेन ने जो है वो साइकोलॉजिकली दुनिया को कंट्रोल करके रखा, या जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसने कैसे पूरी दुनिया पर एक जो है वो साइकोलॉजिकल जो है वो कंट्रोल बना के रखा हुआ है। ये धीरे धीरे समझेंगे ना। इन मास साइकोलॉजिकल जो कंट्रोल है, इस लेवल तक ले जाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तभी वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट होगा आपका, बहुत बेहतरीन मजा आएगा। और देखिए, बहुत सारे लोग ना आज से 50-60 साल पहले इन चीजों को जो है वो हवाई बातें माना जाती थी कि नहीं, मास पॉपुलेशन में, मतलब ब्रिटेन में बैठा बैठा कोई व्यक्ति जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के व्यक्ति को कैसे कंट्रोल कर सकता है, या वो क्या सोच रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। मैं आपको तथ्य, साइंटिफिक तथ्य प्रोवाइड करूंगा कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता रहेगा, राइट। खैर, सो यहां पर हमें समझ आया बेसिकली स्टेटमेंट में, हिज मेथोडोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड फ्रेंच एंड जर्मन रैशनलिज्म, इंग्लिश एम्पिरिसिज्म एंड जर्मन आइडियलिज्म। तो बेसिकली फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में हो तो वही रहा है ना, साइंटिफिक अप्रोच ला रहे हैं वो, रैशनली सोचना शुरू किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ग्लोरीफाई किया अपने अपने देश को और अपने अपने पॉलिटिकल और साइंटिफिक थिंकर्स को। इससे हुआ क्या, नेशन में जो है वो नेशनलिज्म की जो भावना है वो लोगों के अंदर जागी। वही बाद में हमें फासिज्म, नासिज्म के रूप में देखने को मिलता है। यही नेशनलिज्म की भावना है जो बाद में लाखों करोड़ों की संख्या में आदमियों को उन्होंने आपस में लड़ाया है, मोटिवेट किया है इस नेशनलिज्म की भावना से, ठीक है। वरना आप सोच के देखिए, अगर आपको आज भी, अगर आपको मान लीजिए 10 आदमी खड़े करने हैं, 10 लोगों को खड़ा करना है अपने लिए लड़ने के लिए, तो आप क्या देंगे उन्हें, क्या लालच देंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको 10 आदमियों का अपने जर्नली एक, अगर आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, अगर आपको 10 व्यक्तियों को खड़ा करना है अपने लिए जान देने के लिए, तो उनके लिए क्या मोटिवेशन आप जो है वो पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो उन 10 आदमियों की, उन 10 व्यक्तियों की जगह अगर आप मान लीजिए 10 लाख व्यक्ति हैं, तो 10 लाख व्यक्तियों को मरने के लिए अगर आपको मोटिवेट करना है, तो उसके पीछे आप क्या मोटिवेशन देंगे, राइट। तो खैर, धीरे धीरे मैं आपको जब विश्व युद्ध तक ले जाऊंगा ना, तब समझाऊंगा इन चीजों को। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है, देखिए, शुरुआत हुई थी आइडेंटिटी प्राप्त करने से, ठीक है। क्यों, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ने आइडेंटिटीज छीन ली थी सबकी, ठीक है। रेनेसांस ने क्या प्रोवाइड की, कल्चरल आइडेंटिटीज। प्रोटेस्टेंट्स, अलग अलग देश, ब्रिटेन का अलग से नाम हो रहा है, ठीक है। ब्रिटेन का एम्पिरिसिज्म है ना, है तो वो भी रैशनल थिंकिंग ही है, तो वो साइंटिफिक अप्रोच ही, वही जर्मनी में हो रहा है, वही फ्रांस में हो रहा है। लेकिन ब्रिटेन का अलग क्यों है, क्योंकि वो ब्रिटेन की ग्लोरी को सर्व कर रहा है, ठीक है। यहां पर जो है वो हमें अलग अलग नेशनल पॉकेट्स जो है वो नजर आते हुए, मतलब बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसी चीज को आगे, अभी आपको लग रहा है कि ये चीजें हवा में जा रही होंगी, समझ नहीं आ रहा होगा आपको लग रहा है कि सर बहुत भड़काऊ, लाउड बोल रहे हैं, तो भड़काने वाली बात होगी, राइट। नहीं, ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, आपको दिखेगा आपको कि अच्छा, यही तो सच्चाई है, यही तो धीरे धीरे, मतलब समझ रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड जो मैं क्रिएट करके दूंगा आपको, ऐसा आपको बहुत डीप सेंस, डीप जो है वो समझ होगी। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न फिलोसफी इन विच अपील्स टू अथॉरिटी सच एज प्लाटो एंड एरिस्टोटल वर नॉट मेड एक्सेप्ट साइटिंग देम फॉर एग्जाम्पल्स।
प्लाटो और एरिस्टोटल, प्लाटो ने यह कहा था कि डेमोक्रेसी कामयाब नहीं है। प्लाटो ने कई जगहों पर, एरिस्टोटल ने भी कई जगहों पर यह बोला है कि डेमोक्रेसी जैसे जो आइडियाज हैं वो बहुत लंबे हद तक कामयाब नहीं है, बहुत मतलब आइडियल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल, प्लाटो ये सब जानते थे कि इंसान ग्रीडी है, ठीक है, ग्रीडी है इंसान। कुछ समय तक ही अच्छाई को बरकरार रखा जा सकता है, उसके बाद इट इज नेचुरल टू इंसान की किसी ना किसी तरह की ग्रीड में अपने आप को इंडल्ज कर ले। तो डेमोक्रेसी एक बहुत जो है वो पवित्र चीज थी, समझ रहे हैं, जनता का रूल, जनता जो है वो शासक हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो है वो बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन, बहुत सब किया जा सकता है। ये सब प्लेटो और एरिस्टोटल ने कहा, ये सब बातें भी कही है प्लेटो और एरिस्टोटल या उस समय के रोमन और ग्रीक जो है वो फिलोसफर्स ने, जिन्होंने ये समय देखा है जब डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट हो रहा था ग्रीस में, राइट। लेकिन जो नए थिंकर्स हैं उन्होंने केवल वही पैराग्राफ्स या वही स्टेटमेंट्स इन सब पॉलिटिकल थिंकर्स के यूज किए जो कि उनके फायदे में थे, ठीक है। अदरवाइज आप पढ़ के देखिएगा प्लाटो और एरिस्टोटल को, उन्होंने क्या बातें बोली हैं। सो वही चीज है जो मॉडर्न फिलोसफी है, इन विच अपील्स टू अथॉरिटी सच एज प्लाटो एंड एरिस्टोटल वर नॉट मेड एक्सेप्ट साइटिंग देम फॉर एग्जाम्पल्स। सो प्लाटो और एरिस्टोटल को उन्होंने एग्जाम्पल की तरह पेश किया कि देखो ये हमारी पुरानी ग्लोरी है, ये है वो ग्रीक और रोमन जो है वो फिलोसफर्स, और इन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी है, इन्होंने साइंटिफिक टेम्पर रखने की बात तभी कर दी थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो डेमोक्रेसी के लिए बारीकियां बताई थी उन चीजों को इन्होंने पॉपुलराइज नहीं किया, ठीक है। खैर, डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट है मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, और ये पूरा लंबा डिस्कशन है। मेंस में सवाल बनता है कि डेमोक्रेसी कामयाब है या नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेसी किस हद तक कामयाब है, एंशिएंट ग्रीक रोम की डेमोक्रेसी, प्रेजेंट डे की डेमोक्रेसी, या एंशिएंट ग्रीक रोम छोड़ दीजिए, 16वीं 17वीं शताब्दी में जो शुरुआत हुई डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस जो एक्सेप्ट करने, मतलब ये धीरे धीरे 17वीं शताब्दी के बाद जो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जनरेट होने लगा, और जो प्रेजेंट डे में डेमोक्रेसीज हैं, चाहे वो भारत में हो, यूरोप में हो, या दुनिया के अन्य किसी भी क्षेत्र में डेमोक्रेसीज हो, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कितना हद तक कामयाब है, कितना कामयाब नहीं है, डेमोक्रेसी का जो मूल है, जो जड़ है, जो डेमोक्रेसी का जो रस है, क्या निहित है वो इन प्रेजेंट डेमोक्रेसीज में या नहीं, भारत की डेमोक्रेसी कितनी कामयाब है, कितनी फेल है, ये सब सवाल बनते हैं, ठीक है। ये सब एथिक्स के भी सवाल बनते हैं, एथिक्स में भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में सवाल बन सकता है, एस्से के लिए भी सवाल बन सकता है। ऑल राइट, सो प्लाटो और एरिस्टोटल की बातों को इन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया और केवल उसको एज ए सिंबल या एक जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस गेन पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कोई थ्योरी और ऑब्जर्वेशन जो है वो निकल कर आई, और ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, यानी कि अब जो सोशल या पॉलिटिकल थिंकर है उसका जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर वो जो कंक्लूजन क्रिएट कर रहा है, वही उसने जो है वो आगे पब्लिश कर दिया और वही लोगों तक पहुंच गया आइडिया। पहले क्या होता था, पहले कोई नया जो है वो कुछ भी अगर नया आइडिया आता था तो उसको क्रेडिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता था, रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइडिया है या कोई भी अगर साइंटिफिक आइडिया है तो लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में रिसर्च करते थे, ठीक है, और कंक्लूजन्स प्रिपेयर करते थे, और क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करते थे, कंक्लूजन्स बनाते थे, उसको पब्लिश करा देते थे और वो जनता तक पहुंच जाती थी और जनता जो है वो मान लेती थी उन बातों को अगर उनको सही लगे तो, ठीक है। वही धीरे धीरे पीयरेज में कन्वर्ट हुआ और यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। यूनिवर्सिटीज तक हम आगे ले जाएंगे मामले को, यूनिवर्सिटी समझाऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत में जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वही जो है वो इन फिलॉसफीज या वही इन थ्योरीज का स्रोत बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंस डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, टॉलरेशन एंड प्लूरलिज्म increased which fostered ideas such as freedom of thought and freedom of religion। अब देखिए, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल थिंकर है, वो ये तो मानता है कि गॉड है, लेकिन वो ये भी मानता है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने जो गॉड की व्याख्या क्रिएट की है वो गलत है।
सो दैट मीन्स उसने जो भी सोशल या पॉलिटिकल थ्योरी या जो भी कंक्लूजन्स क्रिएट किए हैं वो इस आधार पर किए हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च की जो व्याख्या है वो गलत है, असल में गॉड जो है वो इस तरह काम कर रहा है या पॉलिटी या सोसाइटी इस तरह काम कर रही है। ठीक है, वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो किसी और धर्म को मानता है, मान लीजिए वो यहूदी है, राइट, वो ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से उसने अपने अलग जो है वो कंक्लूजन्स क्रिएट किए। वहीं एक तीसरा व्यक्ति है वो एथिस्ट है, वो मानता ही नहीं किसी धर्म को, वो मानता ही नहीं कि कोई एक डिवाइन शक्ति है, लेकिन उसने कोई साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर उसने कोई कंक्लूजन्स क्रिएट किए। अब इन तीनों व्यक्तियों ने आपस में एक दूसरे का गला नहीं दबाया। इन्होंने कहा कि चलो मेरी बात भी ठीक है, तुम्हारी अपनी जगह ठीक है, तुम्हारी अपनी जगह ठीक है, तीनों में से जो बातें बढ़िया लगती है हम उसका कंक्लूजन क्रिएट कर लेते हैं। क्यों लड़े हम आपस में, जस्ट बिकॉज कि हमारी आइडियोलॉजीज अलग है इसलिए। तो यहां पर रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो ब्रदरहुड की भावना धीरे धीरे डेवलप हुई कि पहले क्या होता था, रोमन कैथोलिक चर्च कह रहा था कि जो क्रिश्चियन है, जो रोमन कैथोलिक जितनी भी आइडियोलॉजीज है, थियोलॉजीज है, जो उनको मानेगा वही जिंदा रह सकता है, बाकी सबको एग्जीक्यूट कर दो। इस्लाम क्या कह रहा है, जो इस्लाम कबूल करेगा उसी को ही फायदा मिलेगा इस्लाम का, बाकी सबको एग्जीक्यूट कर दो, टॉर्मेंट कर दो या उसको ऑप्रेस करो। ठीक है, ये सब चीजें हमें यूरोप में और एशिया में, एशिया के जो है वो मिडिल ईस्टर्न भाग में हमें देखने को मिली। ठीक है, एंशिएंट और मेडाइवल पीरियड में, या मेडाइवल से मॉडर्न का जो ट्रांजिशन फेज है, अभी भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन थी उस समय। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रदरहुड की भावना बनी, एक टॉलरेंस बननी जनरेट हुई। इसी से ही सोसाइटी मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज जो है वो कोहेरेंसी से रहना शुरू किए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तरह के आइडियाज जो है वो उनको, किस तरह के आइडिया कि टॉलरेट करना है, प्लूरलिज्म बढ़ाया जाए, यानी कि एक सोसाइटी में एक से ज्यादा मत जो है वो साथ में रह सकते हैं आसानी से और एक दूसरे को सहते हुए, एक दूसरे को टॉलरेट करते हुए, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, सिंस डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, टॉलरेशन एंड प्लूरलिज्म इंक्रीज्ड व्हिच फॉस्टर्ड आइडियाज सच एज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो हम ये समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, this was accompanied by political theories which called for a new order as the old order was understood as a primary source of misery and slavery। तो ये न्यू ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर मैंने आपको समझाया है। जो ओल्ड ऑर्डर है यानी रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा, और या जो फ्यूडल ऑर्डर एस्टेब्लिश्ड है, उनकी वजह से समाज में जो गरीबी और मिजरी फैली हुई है, समाज में जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं समाज में, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, वो सब ओल्ड ऑर्डर की वजह से। इसलिए नया ऑर्डर आए और नया ऑर्डर इन सब लाइंस पर डेवलप हो, राइट, इन सब फिलॉसफीज पर, इन सब आइडियोलॉजीज पर डेवलप हो। नेक्स्ट देखिएगा, तो फिलोसॉफिकल स्फीयर में ये सब जो है वो डेवलपमेंट्स हुए, किससे? एज ऑफ एनलाइटमेंट में। नेक्स्ट देखिएगा, इमर्जेंस ऑफ पब्लिक स्फीयर। अब एक पब्लिक स्फीयर डेवलप हुआ। देखिए क्या है, पहला पॉइंट देखिएगा, द एनलाइटमेंट वाज एम्बार्क्ड विद इमर्जेंस ऑफ अ स्पेस इन विच इंडिविजुअल्स वर एबल टू कम टुगेदर एज अ पब्लिक। एग्जाम्पल है, दिस पब्लिक स्फीयर इंक्लूडेड कॉफी हाउसेस, रीडिंग सोसाइटीज एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि अगर कोई, पहले डिस्कशंस होती कहां थी? पहले धार्मिक डिस्कशंस होती थी चर्च में। चर्च ही डिसाइड करता था कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, या वहां का जो भी फ्यूडल लॉर्ड है उसका कोर्ट डिसाइड करता था। तो जनता आपस में मिलजुल कर बातचीत कहां करती थी? जो भी उनकी सेरेमनीज वगैरह होती थी वहां पर। लेकिन एक कैजुअलनेस नहीं थी कि लोग आकर बैठे हैं, मिल रहे हैं और आइडियोलॉजीज पर बात कर रहे हैं, कंक्लूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये काम तो जो फ्यूडल लॉर्ड है उसका था और जो रोमन चर्च, कैथोलिक चर्च है उसका था, राइट, जनता का थोड़ी काम था। लेकिन एज ऑफ एनलाइटमेंट में जनता ने ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए जहां पर आम लोग जाकर आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं, कंक्लूजन्स क्रिएट कर सकते हैं, डिबेट डिस्कशंस हो सकती हैं। सो इसी तरह हमें रीडिंग सोसाइटीज और शुरुआती कॉफी हाउसेस बनने लगे। यानी लोगों ने पहले चाय के बहाने, कॉफी के बहाने से लोग जो है वो आते थे और बातचीत करना शुरू करते थे। और मान लीजिए कि अगर रेने ने कोई नया जो है वो पैम्फलेट पब्लिश किया है, उस पर डिस्कशंस करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो अब डिस्कशंस को सही माना जाने लगा। पहले डिस्कशंस, अगर कोई डिस्कस भी कर रहा है तो कैसे उसने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ कुछ बोल दिया, कैसे उसने जो है वो आवर लॉर्ड एंड सेवियर उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उसको क्रूसीफाई कर दिया जाए, ऐसा था पहले। ठीक है, डार्क एजेस में, मेडाइवल टाइम्स में, मिडिल एजेस में।
लेकिन अब क्या था कि अब जो है वो खुले तौर पे लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे इन सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को, सोशल कंडीशंस को लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया। उसके लिए ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स बनी जैसे कि रीडिंग हाउसेज बने। ठीक है, अखबार तो खैर बाद में, अखबार का कॉन्सेप्ट बाद में आया, लेकिन जो उस समय की किताबें थी, छपती थी, राइट, जो पैम्फलेट्स, जो आर्टिकल्स छपते थे, उनकी डिस्कशंस करने के लिए रीडिंग हाउसेज बने, कॉफी हाउसेज बने, राइट। तो लोगों ने गेट टुगेदर शुरू किया, मिलना शुरू किया, किस चीज के लिए? पॉलिटिकल मुद्दों पर, सोशल या साइंटिफिक मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए जो है वो मिलना बरतना शुरू किया उन्होंने। With the growth of international book trade and the emergence of mass-produced pamphlets and news bulletins, it was possible the people from different parts of the world to read diverse literature and discuss the event, persons and ideas at global level. धीरे धीरे क्या हुआ? ट्रेड बढ़ा। मैंने कहा ना, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए तो ग्लोबल डिस्कवरीज हुई, ग्लोबल डिस्कवरीज हुई तो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा तो किस देश में क्या चीज छप रहा है, वहां की क्या किताबें हैं, वहां का जो लिटरेचर है वो यूरोप में भी आया। मान लीजिए इंडिया से लिटरेचर यूरोप में भी आया, यूरोप का लिटरेचर इंडिया में भी गया। ठीक है, अफ्रीका का लिटरेचर, जो भी अगर वहां का कोई ट्राइबल लिटरेचर है वो यूरोप में आया, या अगर सोसाइटी है वहां की, उनकी जो भी मान्यता है वो यूरोप में पहुंची। ठीक है, यूरोप से वहां अफ्रीका गई, वही सेम चीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रशिया, हर जगह हुआ। तो यानी कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ, प्लस न्यूज बुलेटिन छपने लगे, पैम्फलेट्स जो है वो बड़े लेवल पर छपने लगे। इससे हुआ क्या कि जो ग्लोबल लेवल पर जो घटनाएं घट रही हैं वो भले ही कुछ दिनों, कुछ महीनों बाद पहुंचती हो खबर, लेकिन पहुंचने तो लगी। चर्चाएं शुरू हुई कि भारत में अगर गांधी आए तो यूरोप में लोगों को पता चल रहा था कि भारत में गांधी आ गए। मॉडर्न टाइम्स में तो ऐसा होने लगा, लेकिन पहले के समय, ठीक है, अगर भारत में अगर अकबर ने कोई फैसला लिया है तो यूरोप में बैठे जो लोग हैं उनको वो पता चला। कैसे पता चला? क्योंकि एनलाइटमेंट की वजह से कम्युनिकेशन के जो है वो सोर्सेस बढ़ गए थे, प्रिंट सोर्सेस बढ़ गए थे कम्युनिकेशन के। ठीक है, अखबार आ गए थे, न्यूज बुलेटिन आ गए थे, पैम्फलेट्स आ गए थे, किताबें नहीं छपने लगी थी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। सो इससे हुआ क्या? इससे एक पब्लिक स्फीयर जनरेट हुआ, यानी कि जो इंटेलेक्ट की बातें हैं, जो पब्लिक डिस्कशंस जो हैं, जो पहले फ्यूडल लॉर्ड्स के कोर्ट में हुआ करती थी या चर्चिज में हुआ करती थी, अब वो आम जनताओं ने अपनी अपनी बैठकें डेवलप कर ली, अलग अलग रूप में वहां पर भी होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब धीरे धीरे देखिए हुआ क्या, लोगों को यह महसूस होने लगा कि ये जो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा और वो अय्याश है, शराब पीता है, ठीक है, नशा करता है और पूरे दिन जो है वो नृत्यकाओं के बीच में रहता है, अय्याशियों में रहता है, वो कैसे हमारा राज्य चला सकेगा? ठीक है, दैट मीन्स कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भले अगर राजा का बेटा भी अगर मतलब मजबूत है, राजा का बेटा भी अगर जो है वो इंटेलिजेंट है, तो मेरा बेटा भी इंटेलिजेंट है या मेरी बेटी भी इंटेलिजेंट है, ये भी तो राज कर सकती है। तो लोगों के अंदर जो, क्योंकि ट्रेड बढ़ा तो लोगों के अंदर पैसा बढ़ा तो कॉन्फिडेंस आया, वो रूलर के सामने खड़े होकर बात कर सकते थे कि जनाब अगर हमने आपको पैसा देना ट्रेड हटा लिया तो आपकी कुर्सी जो है वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती, ये जिस ताज पर बैठे हैं ये छीन लेंगे हम। मर्चेंट क्लास डेवलप होने लगी ना। तो ये जो मर्चेंट क्लास थी, अब इसको ये समझ आने लगा कि यार ये जो राजा के बाद जो उसी का बेटा राजा बन रहा है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, हमें जो है वो अपने में से प्रतिनिधि चूज करने चाहिए ताकि हम जो मर्चेंट्स हैं, हम जो ट्रेडर्स हैं, हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन हो। क्योंकि जो राजा का बेटा है वो तो अपनी रॉयल फैमिली की इच्छाओं को पूरा करने के प्रति काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो बढ़ते हुए मर्चेंट क्लास थी, जो बढ़ता हुआ जो है वो आम जनता भी जो इंटेलिजेंट हो रही थी, उनके जो, चाहे वो मर्चेंट हो या ना हो, उनके जो प्रतिनिधि सामने आ रहे थे, जो उनके लिए बातें कर रहे थे, उनकी डिमांड ये थी कि जो राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल, प्लाटो एरिस्टोटल का एग्जाम्पल उनके पास था। ठीक है, रोमन ग्रीक टाइम में डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश था। ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेसी नया कॉन्सेप्ट था, डेमोक्रेसी वाज ऑलरेडी देयर इन द एंशिएंट टाइम। ठीक है, सो डेमोक्रेसी के बारे में लोग जानते थे। तो उसी डेमोक्रेसी को अब क्यों नहीं एस्टेब्लिश किया जा सकता? ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी लाई जाए, इसकी भावना भी जो है वो धीरे धीरे लोगों में फैली। ठीक है,
In the 17th century, various attempts were made by monarchs to establish the principle of divine right of kingship, but by the 18th century, their failure was evident. 17वीं शताब्दी तक, ठीक है, देखिए 15वीं शताब्दी रेनेसांस, 16वीं शताब्दी में एज ऑफ एनलाइटमेंट, 17वीं शताब्दी में भी एज ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है। 17वीं शताब्दी तक आते आते जो शासक थे, जो मोनार्क थे, उनके लिए मर्चेंट्स को और जनता को समझाना मुश्किल हो गया था कि क्यों मैं ही या मेरा ही बेटा जो है वो राजा बनने के लायक है, क्यों कोई और पढ़ा लिखा सामर्थ्य व्यक्ति, जनता के बारे में समझने वाला, जानने वाला वो व्यक्ति जो है वो क्यों नहीं लायक है गवर्नमेंट चलाने के लिए, ठीक है। तो वही जो पुराना रोमन कैथोलिक चर्च, तो जो लोग ये ऑर्डर बना के रखना चाहते थे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को वापस मानना शुरू किया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च की स्ट्रेंथ थी राजाओं के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, हमेशा से ही प्रीस्ली क्लास और जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है ये एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो जनता को बेवकूफ बनाते रहे। बेवकूफ बनाने का मतलब यह है कि अपनी अथॉरिटी उनके ऊपर जो वो अपनी अथॉरिटी जनता के ऊपर वो बना के रखें। इसलिए प्रीस्ली क्लास जो रूलिंग क्लास है या एरिस्टोक्रेसी है उसको गॉड का डिसेंडेंट तक बताया हुआ है उन्होंने कि ये डायरेक्ट गॉड के डिसेंडेंट है, इनकी बात मानो। तो ऐसा ही कुछ जो है वो मोनार्की ने करने की कोशिश करी, अपनी जो है वो डिवाइन अथॉरिटी जताने की कोशिश करी, लेकिन लोग समझ गए थे कि नहीं नहीं, ये तो तुम बेवकूफ बना रहे हो, ये तो तुम चाहते हो कि आपका कंट्रोल बना रहे। अब हम वो पहले की तरह थोड़ी, हम सीख गए हैं चीजें, हमें भी पता चल गया है कि पॉलिटी क्या होती है, सोसाइटी कैसे कंट्रोल होती है, इकोनॉमी क्या है, हमने वर्ल्ड ट्रेड देख लिया, अब कैसे बेवकूफ बना रहे हैं आप मुझे, ठीक है। तो लोगों को 18वीं शताब्दी में समझ आ गया और 18वीं शताब्दी में हमें फिर लाइन से रेवोल्यूशंस आती हुई नजर आती हैं, ठीक है। रेवोल्यूशंस का एक कारण ये भी है, आगे हम रेवोल्यूशंस जो मैं आपको समझाऊंगा ना, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, खैर इंडिया का तो पूरा नेशनल मूवमेंट हमने समझ लिया, लेकिन ये अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज रेवोल्यूशंस जब मैं आपको समझाऊंगा, वहां पर इन सारी चीजों को हम करेंगे ना कल्मिनेट, इकट्ठा करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या है कि जो डेमोक्रेसी है उसका आइडिया धीरे धीरे लोगों के अंदर बैठने लगा और मोनार्क जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए या अपने आप को एज अ शासक घोषित करने के लिए जो मुमकिन वो कर सके किया उन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, ठीक है। द मोनार्क्स विच वर बैंकरप्ट हैड टू टर्न टू असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्स टू रेज मनी टू फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट्स। दिस रिजल्टेड इन पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग विच इन टर्न पुट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ मोनार्क। देखिएगा, हुआ ये, मोनार्क जो है वो तब तक शक्तिशाली था जब तक पूरे राज्य का ट्रेड उसके कंट्रोल में था, लेकिन साइंटिफिक डिस्कवरीज होने की वजह से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज से ट्रेड बढ़ा, ट्रेड बढ़ा तो केवल मोनार्क ने ही ट्रेड नहीं किया, जो प्राइवेट लोग हैं, यानी कि लोगों ने जो है वो प्राइवेट ट्रेड भी बहुत किए। सो दैट मीन्स रॉयल फैमिलीज के अलावा भी ऐसी फैमिलीज जो है वो इकट्ठा हो गई जो कि स्ट्रांग थी, कुछ समय पर रॉयल फैमिली से ज्यादा स्ट्रांग होगी बाकी फैमिलीज, राइट। तो वो जो नया मर्चेंट वर्ग जो खड़ा हुआ था, जो कि कई जगहों पर रॉयल फैमिलीज से भी स्ट्रांग था, उन्होंने कहा कि भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, एक जो है वो काउंसिल क्रिएट करो जिनमें हमें जगह प्रोवाइड करो और हमारी सलाह से आप जो है वो काम करेंगे। अब क्यों? क्योंकि हमारा पूरा राष्ट्र, हमारे जो है वो रिसोर्सेस किस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो हम मर्चेंट्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा मुनाफा बना रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, कैपिटलिज्म की जड़ बता रहा हूं मैं आपको कहां से शुरू होता है, और डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआती जो है वो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोनार्क की स्थिति कमजोर है, अगर उसको अपना राजा का टाइटल बना के रखना है तो उसने कहा कि चलो ये जो असेंबलीज है, ये जो पार्लियामेंट है, मैं इसको कुछ शक्तियां प्रोवाइड करता हूं, एटलीस्ट मेरे पास राजा का टाइटल तो रहेगा। जैसे इंग्लैंड में, इंग्लैंड का मोनार्क नाम का है, उसके पास कोई पॉलिटिकल शक्ति नहीं है, वहां की पार्लियामेंट के पास चली गई पॉलिटिकल शक्ति। वहां के पार्लियामेंट में शुरुआती जो पार्लियामेंट बनी उसके जो मेंबर्स थे वो वहां के मर्चेंट्स थे। धीरे धीरे ये आइडिया जो है वो गलत लगने लगा कि मर्चेंट ही बैठा है पार्लियामेंट में, तो मर्चेंट्स ने अपने जो है वो प्रतिनिधियों को वहां पर बिठाना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स बने जिनके पीछे जो है वो मर्चेंट्स खड़े हैं, ट्रेडर्स खड़े हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट खड़े हैं। तो डेमोक्रेसी के लीडर्स के पीछे जो है वो तभी कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पीछे कॉर्पोरेशंस खड़ी होती हैं, हर जगह पर है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है या केवल इंग्लैंड में है या केवल फ्रांस जर्मनी में है, यही डेमोक्रेसी का एक जो है वो एक पहलू है डेमोक्रेसी का,
ठीक है, कहां तक सही है कहां तक गलत है उस डिबेट में आगे पहुंचेंगे ना हम, जब हम पूरे डिटेल में डेमोक्रेसी को समझेंगे तब पहुंचेंगे उस डिटेल में। ठीक है, सवाल भी उठाएंगे, केस स्टडीज भी करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। सो यहां पर हमें समझ आया कि जो राजा है वो कमजोर है, उसके बाद उसने पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट, अच्छा इससे हुआ क्या कि समाज के अलग अलग वर्ग का पार्टिसिपेशन हुआ फैसला लेने में कि राज्य, पूरा राज्य क्या काम करेगा। अब जो है वो अलग अलग फैमिलीज के जो प्रतिनिधि हैं वो भी डिसाइड करने लगे, यानी जो काउंसिल पहले राजा और राजा की रॉयल फैमिली और उनके द्वारा अपॉइंटेड लोग जो है वो हैंडल करते थे, अब उसमें अन्य जो है वो प्रभुत्ता वाले लोग जो है वो पहुंचना शुरू कर दिया उसी समाज के, भले ही वो ब्रिटेन हो, भले ही वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ठीक है, रशिया हो, इटली हो, जो भी बड़ी शक्तियां हैं यूरोप की या उस समय थी या डेवलप हो रही थी। राइट, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में। ठीक है, इस एज ऑफ एनलाइटमेंट की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन सी रही, आइए उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा गैलीलियो गैलील की बात करते हैं। तो इनका नाम, इस व्यक्ति का नाम आपने बहुत धूमधाम से सुना होगा। तो देखिए 1564 से 1642, तो ये भाई साहब हमारे 16वीं 17वीं शताब्दी दोनों में मौजूद थे। ठीक है, ही वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। ही इज accredited for the discovery of moons of Jupiter. He was a proponent of heliocentric theory. He faced immense opposition and prosecution for his views, especially from religious authorities. The conflict between fundamentalist religious beliefs and scientific progress was clearly manifested in his lifetime. So गैलीलियो गैलील जिस समय में मौजूद था, यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में, इसने जो खोज करी है, इसने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। इसने कहा कि धरती फ्लैट और बीच में नहीं है, धरती तो सूरज के आसपास घूम रही है, अन्य ग्रह भी सूरज के आसपास घूम रहे हैं। इसने जो इक्विपमेंट्स का यूज किया, इसने जो टेलीस्कोप्स का यूज किया, उसने जुपिटर के आसपास अन्य जो है वो मून्स को घूमता हुआ दिखाया। उसके आधार पर इसने जो है वो ये आइडिया या ये थ्योरी जो है वो पेश करी कि अर्थ भी सूरज के आसपास घूम रहा है, अर्थ के आसपास ये चांद घूम रहा है, जिस तरह देखो जुपिटर के आसपास उसका चांद घूम रहा है। तो ये बात रिलीजियस जो ग्रुप्स है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके लिए जो उन्होंने सिस्टम एस्टेब्लिश कर रखा है, जिस सिस्टम से उन्होंने समाज को कंट्रोल कर रखा है, उस अगर कॉन्सेप्ट को आप सीधा ही अगर वायलेट कर दोगे तो उनका कंट्रोल तो छूट जाएगा ना समाज से। ठीक है, तो यहां पर जो रोमन कैथोलिक चर्च है उससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में रहे गैलीलियो गैलील। लेकिन गैलीलियो गैलील के समय में यह बात तो क्लियर हो गई कि एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है साइंटिफिक एनालिसिस या रीजन का, किससे, जो ओल्ड ऑर्डर है, जो पुरानी चली आ रही सोच है, उसका एक एग्जाम्पल हमें गैलीलियो गैलील नजर आता है। ठीक है, और जो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो सोशल सोसाइटी में नया स्फीयर बना, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स जो है वो जो इंटेलिजेंट बातें हैं वो लोगों ने करनी शुरू करी। उसके अलावा एक नया जो है वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनने लगा, डेमोक्रेसी लाई जाए, ये भावना लोगों के अंदर धीरे धीरे उत्पन्न हो रही थी। ये सब एज ऑफ एनलाइटमेंट में हुआ, और जिन पॉलिटिकल थिंकर्स की वजह से हुआ, जिन एस्ट्रोनॉमर्स मैथमेटिशियंस की वजह से हुआ, उनमें से एक एग्जांपल है गैलीलियो गैलील। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा है रेने डेस्कार्टेस, जिनकी मैंने पहले भी जिक्र किया जिनका। ठीक है, सो ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। सो गैलीलियो गैलील इटालियन एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन है। रेने डेस्कार्टेस कौन है? एक फ्रेंच फिलोसोफर है, वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। देखिएगा, यहां पर मैंने ये नहीं लिखा कि ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना मास पॉपुलेशन कंट्रोल, वो सारी चीजें, ही इज वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। ठीक है, इसी तरह मैं बोल दूं कि नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी शुड बी कॉल्ड टू, मतलब पेट्रार्क को कहा जाना चाहिए फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा भी ऐसा, लेकिन वाइडली क्या एक्सेप्ट किया गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं या जो बड़ी पीएरेजेस हैं, उन्होंने किस व्यक्ति को जो है वो वाइडली एक्सेप्ट किया है, और उनके जो है वो इन्फ्लुएंस में जितने जो है वो एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि कौन जो है वो मॉडर्न फिलॉसफी का फादर है।
तो वहां पर माना जाता है किसे? रेने डेस्कार्टेस को। ठीक है, तो खैर ये तो पॉलिटिकल एक बात हो गई, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी खुलकर अगर कहीं भी लिखा हुआ देख रहे हैं कि दिस पर्सन इज फादर ऑफ दिस, अगर उस व्यक्ति ने पाइनियर किया है, पहली बार इन्वेंट किया है, डिस्कवर करना नहीं, अगर उसने इन्वेंट किया है वो पर्टिकुलर कोई भी अगर मतलब मैकेनिकल डिवाइस है या कोई भी अगर पर्टिकुलर साइंस ऑफ फील्ड है, तब तो माना जा सकता है कि हाँ ये फादर है। ठीक है, लेकिन कोई चीज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जिसपे चर्चा चल रही है, जस्ट बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर देश से बिलोंग करता है या पर्टिकुलर पीयरेज से बिलोंग करता है, इसलिए आप उसे फादर ऑफ समथिंग कह रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क बनना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना, कि देखिए मैं इस तरह पुट कर सकता हूं कि दैट आइडियाज एंड सिंबल्स हैव पावर। समवन बीइंग फादर ऑफ समथिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल। ठीक है, ये कुछ कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो फादर है मॉडर्न फिलॉसफी का, और ये कहां से है? फ्रांस से है, और ये किस यूनिवर्सिटी का है? XYZ यूनिवर्सिटी। ये XYZ जो है वो पीयरेज से बिलोंग करता है। तो हम लोग जो बातें बोल रहे हैं, हमने फादर्स दिए, तुमने क्या दिया? हमने इस पर्टिकुलर चीज का फादर दिया, तुमने क्या दिया? इन्होंने ईस्ट से पूछा, भारत से पूछा कि हमने मॉडर्न फिलॉसफी का फादर दिया, तुमने क्या दिया? राइट। सो ये जो चीजें हैं, ये आइडियाज हैं, ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स की शक्ति होती है, इन्हीं सिंबल्स के माध्यम से मास पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये मैं चाहता हूं ये छोटी छोटी चीजें आप समझे, ये छोटी छोटी बारीकियां आपके दिमाग में उतरे। ठीक है, ये क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज होती है सारी। ये समस्या ये है कि हम भोले भाले भारतीय इन सब छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज पर ध्यान नहीं देते, और ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइंड है इन छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज पर ध्यान देने के लिए। कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, फिलॉसफी जाकर अगर आप मास्टर्स करेंगे फिलॉसफी में, तब जाकर हो सकता है, या अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करें या पर्टिकुलर रिसर्च करें आप, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है कि जाकर ये चीजें छोटी छोटी आपको नजर आए कि मास पॉपुलेशन, मास साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं, वहां पर अगर आप थॉरली उसको मास पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है ग्लोबल सुपर पावर्स द्वारा, उस चीज को जब आप स्टडी करेंगे ना प्रॉपरली, तब वहां पर आपको नजर आएंगे कि अच्छा ये छोटे छोटे शब्द, सिंबल्स, इन सब चीजों का कितना डीप इंपैक्ट पड़ता है जनता पर। ये बिल्कुल हार्मलेसली लिखा हुआ है कि दैट दिस पर्सन इज फादर ऑफ। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पाइनियर किया हो, लेकिन पाइनियर नहीं किया ना। पेट्रार्क हमें एग्जांपल दिखता है, और पेट्रार्क के अलावा पेट्रार्क के जो साथी थे, ठीक है, बुआ, सॉरी उसका नाम मैं भूल गया, एक और था पेट्रार्क के साथ में, कंप्लीट नाम है उस व्यक्ति का भूल रहा हूं अभी, लेकिन पॉइंट मेरा यह है कि पेट्रार्क के साथ भी और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो यही बात रेनेसांस से पहले से ही बोल रहे थे। तो ये व्यक्ति फादर कैसे हो गया? है ना, सोचने वाली बात है ना। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ये आइडियाज आए कि अगर किसी व्यक्ति को लीडर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, फादर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, तो वो मैनिपुलेट करने के लिए, जनता को कंट्रोल करने के लिए उसके काफी सारे पॉलिटिकल एजेंडाज हो सकते हैं। हो सकता है हार्मलेस भी हो, लेकिन चीजें जो हैं वो हार्म कर ही देती हैं जब मास पॉपुलेशन की बात आती है। तो खैर, मेरा एजेंडा यह है कि आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ आए, ठीक है, और इनका असर उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रिसीव करना है, असर होने देना है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, उस चीज पे सोचना है या नहीं। अगर मुझे कोई चीज समझ आ रही है और मैं अगर आपको नहीं बता रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं गलत हूं, राइट, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ही मेड अ न्यू बिगिनिंग बाय डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल स्कोलेस्टिक मेथोडोलॉजी एंड बिगिनिंग विद द वन फैक्ट दैट ही कुड बी सर्टेन ऑफ द फैक्ट that he was thinking। देखिए यहां पर रेने डेस्कार्टेस को कह सकते हैं कि उसने यहां पर उसने पाइनियरिंग करी। जो ट्रेडिशनल स्कोलेस्टिक मेथोडोलॉजी थी, यानी कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो क्या करता था, वो एनुअल मीटिंग्स करता था। उनकी स्कोलेस्टिक मेथोडोलॉजी समझा रहा हूं मैं आपको। वो एनुअल मीटिंग्स करते हैं अलग अलग जो है वो साइट्स पर, जो भी कैथोलिक पिलग्रिमेज है मान लीजिए, वहां पर अलग अलग साइट पे वो मीटिंग कर रहे हैं, और फिर वो साल भर के लिए अपनी पॉलिसीज डिसाइड करते थे कि अच्छा ये चीजें जो है वो होने नहीं देनी, ये साइंटिफिक फिनोमेना आ रहे हैं, यहां पर लोग ये फैक्ट की बातें कर रहे हैं, इनको एग्जीक्यूट करो, राइट। तो कहने का मतलब ये कि एक ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली जब किसी चीज के कंक्लूजन क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज का विरोध किया किसने? रेने डेस्कार्टेस ने। उसने कहा कि जो मैं सोच रहा हूं ना इंडिविजुअली, वो सच है। तो उसने इंडिविजुअलिज्म
की तरफ जो है वो इस डायरेक्शन में पायनियरिंग करी। ठीक है, अब यही काम जो है वो पहले पेट्रार्क ने भी कुछ हद तक किया था, लेकिन फेमस जो है वो कौन हुआ? रेने डेस्कार्टेस। क्योंकि पेट्रार्क के समय में क्या नहीं आया था? पेट्रार्क के समय में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उसके आइडियोलॉजीज प्रेस नहीं हो सके, उसके आइडियोलॉजीज जनता तक पहुंच नहीं सके। रेने डेस्कार्टेस की आइडियोलॉजीज, इसकी फिलॉसफीज, इसकी थ्योरीज जनता तक पहुंची और इसने कहा कि मैं नहीं मानता कि आप जो है वो ग्रुप बनाकर रोमन कैथोलिक चर्च जो चीज सभी आप लोग सच मान रहे हो फिर वो पूरी सोसाइटी पर अप्लाई कर रहे हो। नहीं, मैं जो इंडिविजुअली मुझे जो बात सच लग रही है वो सही है, मेरे लिए सही है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ेंगे। ही मेड अ न्यू बिगिनिंग बाय डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल स्कॉलेस्टिक मेथोडोलॉजी एंड बिगिनिंग विद द वन फैक्ट दैट ही कुड बी सर्टेन ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज थिंकिंग। कह रहे कि जो मैं सोच रहा हूं वो भी तो सच हो सकता है और वही सच है। जो मैं सोच रहा हूं वो सच है। इसने ये जिद पकड़ ली, आपकी बात नहीं मानूंगा मैं, जो मैं सोच रहा हूं वो सच है। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट हिज ओन एग्जिस्टेंस वाज आल्सो अ सर्टेनिटी कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसने कहा जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। राइट, जैसे मैंने बोला ना, जैसा मैं सजेस्ट कर रहा हूं अपने आप को वैसा ही मैं हूं। सजेशंस, बेसिकली यहां से हमें क्या निकालना है कि जो आइडियाज हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, सजेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। तो अपने दिमाग को ऐसी ही चीजें सजेस्ट करो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। अगर आप यही सोच लोगे, 4 लोग आपको बोलेंगे कि अच्छा तुम कर रहे हो सिविल की पढ़ाई, कैसे निकालोगे तुम, इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है, और तुम डर के बैठ जाओगे कि भैया मुझसे इतना सिलेबस हैंडल होगा या नहीं होगा, राइट, तो तुम नहीं बन पाओगे, तो भूल जाओ। आपको खुद को सजेस्ट करना पड़ेगा कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा, मैं ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन निकालूंगा, भले ही वो कोई भी हो, यूपीएससी है, कोई स्टेट का कमीशन है, कोई भी एग्जामिनेशन है, या जीवन में कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आप खुद को सजेस्ट कर लें एक बार कि मैं ऐसा ही करूंगा और मैं कर सकता हूं और मैं बनकर ही रहूंगा, ये मेरी विधि है कि मैं बनूंगा ही, इस चीज को अगर आप सच्चाई मान लें, आप सजेस्ट कर लें खुद को, तो वैसा होगा आपके साथ। वो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को आपको दिलाने के लिए। तो ये बात जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, सजेशन थेरेपी बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है कि जो चीज आप थॉरली सजेस्ट हो जाए आपके दिमाग में, जो आइडिया थॉरली प्लांट कर दिया जाए, वो आपके लिए सच होने लगता है। अब इसी चीज को ना मैं टेररिज्म से जोड़ना चाहूंगा। ठीक है, अब ना बहुत बार ये सवाल उठता है कि कसाब को इतना अच्छी ट्रीटमेंट क्यों मिली, ये है वो है। कसाब एक लड़का था, उसके दिमाग में जिहाद का आइडिया डाला गया, उसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का आइडिया डाला गया। अगर उसी लड़के को मान लीजिए भारत में अगर उसकी पढ़ाई लिखाई होती, या मान लीजिए यूरोप में कहीं पढ़ाई लिखाई होती, तो उसकी सोच अलग होती। कसाब का मैं आइडिया लेकर, कसाब का मैं एग्जांपल लेकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि इंसान गलत नहीं होता है, इंसान के अंदर जो आइडियाज हैं उनकी गलती होती है, और जो वो आइडियाज डाल रहे हैं उनकी गलती होती है। इसीलिए फॉर दैट नॉट जस्ट कसाब, लेकिन किसी भी हमारा जो मतलब लीगल सिस्टम है, इसकी मेन कोशिश ये होती है कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके दिमाग के अंदर का जो क्राइम है उसे खत्म करना है हमें, उसके दिमाग के अंदर की जो क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं उसको खत्म करना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है। और अगर आप किसी व्यक्ति को मारते हैं तो उसके खिलाफ आपको मृत्यु दंड दिया जाना है। ये इसलिए 2 चीजें होंगी, एक तो समाज में मैसेज जाएगा, प्लस लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस व्यक्ति को आपने मारा है उसके परिवार के सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, प्लस तब तक आपको नहीं मारा जाएगा जब तक आपको इस चीज का एहसास ना हो जाए कि आपने गलत किया है। खैर कई लोगों को फांसी दी गई है बगैर एहसास कराए भी, लेकिन ये उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है कि आपके अंदर जो इविल है उसको हटाना है, आपको रिहेबिलिटेट करना है। ये हमारे लीगल सिस्टम की आइडियोलॉजी है, इस पर बेस्ड है पूरा का पूरा आईपीसी या सीआरपीसी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, कहने का मतलब मेरा ये है, हम उस डायरेक्शन में चले गए, लेकिन मतलब मेरा ये है कि आपके दिमाग में जो प्लांटेड आइडियाज हैं, अपने दिमाग में केवल वही पॉजिटिव चीजें डालिए, अपने आप को पॉजिटिव माहौल में रखिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। राइट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर आपको अगर बोलेंगे कि नहीं हो सकता, अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एटीट्यूड रखा कुछ करा नहीं, है ना, कंस्ट्रक्टिव
प्लान कीजिए, पूरी सभी सारी सीढ़ियों को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कमीशन का पेपर निकालना है तो सारे एस्पेक्ट्स को रखिए। मेरे पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मेरे पास क्या सोशल पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं, राइट, मैं कितनी किताबें, किस तरह का टीचर, ठीक है, मतलब सारे रिसोर्सेज को अलाइन कीजिए, राइट। फिर देखिए मैं कितना समय है मेरे पास, पूरा आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में, चाहे किसी भी डायरेक्शन में बढ़े, तो आप अचीव करेंगे उस गोल को, कोई नहीं रोक सकता। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, बहुत लोग करते हैं, तुम कैसे कर लोगे, तुम जैसे बहुत है यहां पे, कैसे हो जाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा। सो आइडियाज हैव पावर, सजेशंस हैव पावर, और यही सेम चीज जो है वो रेने कह रहा था। ठीक है, Thereon he built his entire philosophy using a mathematical style of reasoning. उसने रीजनिंग के लिए एक मैथमेटिकल स्टाइल जनरेट किया। ठीक है, he had published his philosophical reflections in several works such as Discourse on Method and Meditations of First Philosophy, on First Philosophy. ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाते हैं आपके, किसके, रेने डेस्कार्टेस के द्वारा लिखे हुए। ठीक है, डिस्कोर्स ऑन मेथड एंड मेडिटेशन ऑफ ऑन फर्स्ट फिलॉसफी। नेक्स्ट देखिएगा, ही वॉज ऑल्सो एन एक्सलेंट मैथमेटिशियन एंड इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसने, उसके लिए जाना जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें हमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट्स है, आपको ये समझ याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारा बेनेडिक्ट स्पिनोजा या बेनेडिक्ट बरूच स्पिनोजा। ही वॉज अ डच ज्यूइश, और बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ, रैशनलिस्ट एंड फिलोसोफर। लाइक डेस्कार्टेस ही यूज्ड ज्योमेट्रिक मेथड इन हिज फिलोसफी। ही propounded that mind and matter were two aspects of the same substance. He advocated a kind of pantheistic view under which all things are somehow included in God and that the nature was a manifestation of God. तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो पैनएस्थेटिक व्यू, ठीक है, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, पैनथीस्टिक व्यू है ये, राइट, इट इज पैनथीस्टिक व्यू। और बेनेडिक्ट स्पिनोजा द्वारा दूसरी चीज जो है वो क्या है कि माइंड और मैटर जो है वो दो एस्पेक्ट है एक ही चीज के। ठीक है, तो यहां पर ना एक फिलोसॉफिकल डिबेट बनी कि ये माइंड क्या है और मैटर क्या है। ठीक है, यानी कि हमारी जो सोच है ये कहां तक सीमित है, या मतलब एक ना एक आइडियोलॉजी है कि आपके दिमाग के अंदर ही यूनिवर्स है। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये है कि यूनिवर्स में हम बैठे हैं। तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी माइंड और मैटर को लेकर, तो उन कंफ्यूजन को क्लियर करने का काम इन्होंने किया। ठीक है, शुरुआती मतलब उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने एक पैनथीस्टिक व्यू दिया, यानी कि इनका सिंपल सी बात ये था, इनका सिंपल से कहना यह था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही दैवीय शक्ति है, सभी चीजों में गॉड है, इंसान में भी, जीवित और निर्जीव हर चीज में गॉड है। दिस इज अ पैनथीस्टिक व्यू। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा इन्होंने, फर्दर ही कॉल्ड फॉर अ गवर्नमेंट दैट वुड बी ब्रॉड माइंडेड एंड लिबरल। हाउएवर हिज व्यूज वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन 7th century यूरोप। 17th century यूरोप में उसके व्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया गया अच्छी तरीके से। लेकिन इसके बाद जो अगले हमारे पॉलिटिकल थिंकर आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें बताया गया है वो इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया है, क्योंकि वो एक ब्रिटिश जो है वो फिलोसोफर है, उनका नाम है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक का एक एसे है बहुत फेमस, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लेट द फिलॉसफी ऑफ सेंस एक्सपीरियंसेस एज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग ट्रूथ इन कंट्रास्ट टू डेस्कार्टेज मेथड। ठीक है, डेस्कार्टेज ने क्या कहा था? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डेस्कार्टेज ने कहा है कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मेरी मैथमेटिकल स्टाइल है रीजनिंग क्रिएट करने की, वहां से मैं कंक्लूजन निकाल कर लाऊंगा। ठीक है, जॉन लॉक ने उससे बिल्कुल ऑपोजिट बातें बोली। पहला पॉइंट देखिएगा, दिस बिगेन द मूवमेंट नोन एज एम्पिरिसिज्म विच हेल्ड दैट ऑल आर आइडियाज कम अल्टीमेटली फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंसेस। एम्पिरिसिज्म ने क्या कहा कि हमारे दिमाग में जितना भी आइडियाज है ना, जो मैं बोलता हूं ना आपके दिमाग में जो भी आइडिया है वो प्लांटेड है। ठीक है,
वो एम्पिरिसिज्म का ही एक फर्दर स्टेटमेंट है। एम्पिरिसिज्म में क्या कहा गया कि हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज है ना, वो हमारी सेंसेस, यानी सेंस ऑफ टच, स्मेल, साइट, हियरिंग, राइट, इन सब सेंसेस से हमने जो है वो सारे आइडियाज एक्वायर किए हैं, और हमारे दिमाग ने बहुत सारे आइडियाज को प्रोसेस करके हमारे कॉन्शियस को क्रिएट किया है। ये चीज कही जॉन लॉक ने। और इस चीज को, ये चीज क्योंकि ब्रिटेन का था जॉन लॉक, तो धूमधाम से ब्रिटिशर्स ने इस चीज को सेलिब्रेट किया। यही सेम चीज जर्मनी में भी हुई है। जर्मन जो फिलोसफर्स है उनको जर्मनी ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया है, फ्रेंच फिलोसफर्स को फ्रांस ने। मैंने बोला ना, नेशनलिस्ट भावना, नेशन को प्रमोट करने की जो भावना है। क्यों है ये नेशन को प्रमोट करने की भावना? क्योंकि जितनी नेशनलिस्ट की भावना होगी उतनी राष्ट्रों में जो है वो एकता होगी और आपस में कंपटीशन होगा। क्योंकि दो यूरोपियन शक्तियों में आपस में कंपटीशन था, किस चीज के लिए? कॉलोनाइजेशन के लिए। क्योंकि आफ्टर रेनेसांस ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज शुरू हो गई थी। तो उस चीज पर आएंगे, वो चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। नेशन बिल्डिंग जब आपको बताऊंगा ना कैसे यूरोप में जो है वो नेशनलिटी की भावना, वो सारी चीजें, तो वहां पर वो कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहीं से हमें जड़ें निकालनी है ना। हमारा काम क्या? हमें जड़ें पकड़नी है, रूट निकाल कर लाना, हम डीप। ठीक है, हमें गहराई से डरना नहीं है, हमें थॉरो एनालिसिस करना है, हमें बारीकियां पकड़नी है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा मेन एजेंडा है। फैक्ट्स तो हमारे लिए फिर मजाक हो जाएगा, फैक्ट्स तो जुड़ते चले जाएंगे। रिवाइज करने का काम है फिर तो, फैक्ट्स रिवाइज करते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा थॉरली तैयार होगा। ठीक है, खैर, सो यही चीज उसने बोला कि दिस बिगेन द मूवमेंट नोन एज एम्पिरिसिज्म, विच हेल्ड दैट all our ideas come ultimately from sense experience. The mind combines simple ideas to produce more complex ideas. Locke also wrote significant treatises on economics and politics and argued in favor of religious toleration, which was rare in 17th century. ठीक है, his theories gradually led to the creation of our modern understanding of human rights. देखिए, जॉन लॉक ने जो थ्योरीज दी हैं, खासकर जो टॉलरेशन, रिलीजियस टॉलरेशन की जो थ्योरी दी है, वही जो है वो धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स के लिए एक जो है वो प्रेसिडेंस क्रिएट हुई, जो जॉन लॉक ने लिखा। और उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स पर जो भी आगे बहस हुई, या जो भी ह्यूमन राइट्स को लेकर जो भी हमें पॉलिटिकल थिंकर्स या सोशल थिंकर्स देखने को मिले, उन्होंने जॉन लॉक का एग्जाम्पल उठाया। ठीक है, देखिए, यहां पर जॉन लॉक को जो है वो ब्रिटिशर्स ने जितना हो सके फेमस करने की कोशिश करी उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके द्वारा कही गई बातें गलत थी, बातें सही भी थी। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी थी और अप्लाई भी हुई है, तभी उसको पॉपुलराइज किया जा रहा था। कोई चीज जो है वो व्यर्थ में पॉपुलर नहीं होती, जब वैसे हो भी जाती है, अगर जनता अगर तैयार हो व्यर्थ की बातें सुनने के लिए, या जनता जो है उसी तरह प्रिपेयर्ड हो। लेकिन खैर, वो नहीं है हमारा मुद्दा। मुद्दा क्या है? जॉन लॉक ने जो थ्योरी दी, किस चीज के लिए? सोशल रिलीजियस टॉलरेंस की, उस पर जो है वो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स जो है वो डेवलप हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉन लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जॉन लॉक जो है वो उसने क्या शुरू किया? एम्पिरिसिज्म। सो फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म या फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो ब्रिटिशर्स ने किसको कहा, और वाइडली एक्सेप्ट किया गया, किसे? जॉन लॉक को। ठीक है, तो इस व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखेंगे, इन आइडियोलॉजीज को आप ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे आता है हमारे सामने फ्रांसिस बेकन। अब फ्रांसिस बेकन भी एक क्या है? ही वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर, स्टेटमेंट्स, ऑरेटर एंड साइंटिस्ट। स्टेटमेंट का मतलब कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का वो हिस्सा था, ऑरेटर यानी कि वक्ता, बोल सकता था अच्छा, और साइंटिस्ट भी था। ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। अब देखिएगा, एम्पिरिसिज्म की शुरुआत करी जॉन लॉक ने। अच्छा, मैंने फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म जॉन लॉक को कह दिया, वहां मैंने गलत कह दिया। ठीक है, एम्पिरिसिज्म की शुरुआत जॉन लॉक ने करी, लेकिन फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा गया किसे? फ्रांसिस बेकन की, फॉर हिज वर्क एंड एडवोकेसी ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड मेथडिकल साइंटिफिक इंक्वायरी इन इन्वेस्टिगेटिंग साइंटिफिक फिनोमेना। वही सेम चीज जो पहले से चली आ रही है। ठीक है, देखिए, इंपेरिकल प्रोसीजर क्या होता है कि अगर आप किसी भी फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है वो उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे और कंक्लूजन क्रिएट करेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना और कंक्लूजन करना, ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं इंपेरिकल मेथड। ठीक है, तो द थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म की शुरुआत जॉन लॉक ने करी।
ठीक है, उसको बड़े लेवल पर प्रोपगेट किया और क्रेडेंशियल या क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करी किसने? बेकन ने, फ्रांसिस बेकन ने, इसीलिए उसको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। ही एनकरेज्ड एन एम्पेरिकल अप्रोच बोथ थ्रू हिज ओन एग्जाम्पल एंड फिलोसॉफिकली। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आएगा जीन जैक्वस रसो, 1712 से 1778। अब हम देखिए 18वीं शताब्दी में आ गए। ठीक है, इन हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम आपको नहीं पता है तो एक साफ साफ सवाल आपका गलत हो गया। ठीक है, इन हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एम्फसाइज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली इन कंपटीशन विद वन अदर and hence they join together to form groups so that they stand a better chance in the struggle। देखिए यहां पर जॉन जैक्वस रूसो ने एक बहुत बेसिक फंडामेंटल इंसानों की जो नेचुरल इंसान एज अ एनिमल की नेचुरल टेंडेंसी का वो समझ गए और उस चीज को उन्होंने अपनी पब्लिकेशन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समझा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर ढूंढिएगा इस किताब को। सोशल कॉन्ट्रैक्ट काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छा मैटर उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सो रसो ने यहां पर क्या बताया कि इंसान जो है ना वो एक ऐसा जानवर है जो अपनी बात मनवाना चाहता है, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, क्यों? एक जो ईगो है इंसान का वो एक बहुत गहरी घात छोड़ता है इंसान की सोच पर। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, पॉजिटिवली सेटिस्फाइड नहीं है, तो इंसान केमिकल इंबैलेंसेस क्रिएट होते हैं, बेचैन रहता है इंसान, राइट। तो यहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसने ये समझाया कि इंसान अपने पॉलिसीज, अपने मुद्दों, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रुप्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, सिमिलर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर व्यू वाला एक ही व्यक्ति होगा, उस व्यू वाले जो है वो और भी व्यक्ति हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई व्यू जनरेट हुआ है तो वो इमीडिएट इन्वायरमेंट की वजह से हुआ है। तो आपका जो भी इन्वायरमेंट है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, जो भी इन्वायरमेंट है उसकी वजह से आपकी जो सोच है उस सोच वाला और भी कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो एक सिमिलर सोच वाले जब व्यक्ति बहुत सारे एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का रूप ले लेते हैं, और अगर उनकी संख्या जो है वो मेजॉरिटी में आ गई तो वो वहां का एक रूलिंग फंक्शन करने लग जाते हैं। यही चीज सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने समझाई है, बिल्कुल बेसिक चीज है। देखिएगा, इन हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एम्फसाइज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली इन कंपटीशन विद वन अदर। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नेचुरली एक दूसरे से कंपटीशन में है। ठीक है, आदमी मतलब ह्यूमन मेल ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फीमेल्स के साथ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे, अपने जीन्स को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाए। तो ह्यूमन मेल जो है वो हर एक मेल से, ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन। एक जो ह्यूमन जो होमोसेपियन स्पीशीज जो है हमारी, इसका जो मेल है इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। सिमिलरली इसीलिए हर एक मेल से वो एक नेचुरल लेवल पर मतलब घृणा है। ठीक है, मतलब झगड़ा है, टेरिटरी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली फीमेल्स का भी जो है वो फीमेल्स के साथ झगड़ा है अपना, फीमेल्स का मेल्स के साथ। तो इंसान जो है ना वो नेचुरली डिस्प्यूट में है दूसरे इंसान के साथ। सो दिस इज नेचुरल टू अ ह्यूमन। लेकिन ये इतनी जो डीप चीज है ये सभी इंसान जो है वो बड़े लेवल पर व्यक्त नहीं करते, यानी खुले लेवल पर। सिविलाइज्ड जब इंसान ने समाज में रहना शुरू कर दिया तो अपनी ये बेसिक इंस्टिंक्ट को इंसान ने दबा दिया। जैसे आज भी अगर कोई दो जो है वो आवारा शेर हैं तो वो ऑलरेडी किसी एस्टेब्लिश्ड प्राइड पर जाते हैं, वहां के शेरों को मारते हैं या हरा देते हैं, और फिर वहां की शेरनियों पर उनका कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह की टेंडेंसीज जो है वो ह्यूमन मेल्स की भी है। लेकिन जब इंसान ने समाज में रहना शुरू किया तो उसने इन टेंडेंसीज को जो है वो दबा दिया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मानव से लड़ता नहीं है। नेचुरल टेंडेंसी है मानव की मानव से लड़ना। तो मानव ने और बहुत सारे मुद्दे ढूंढ लिए, और जब मानव को सिमिलर आइडियोलॉजी या मतलब दिमाग रखने वाले लोग मिल गए तो उन्होंने ग्रुप्स बना लिए, और ग्रुप्स में आपस में लड़ने लगे। इसीलिए हमें धर्म युद्ध, नेशंस में लड़ाई, यही तो कारण है इन सारी चीजों का। दो कम्युनिटीज में युद्ध है, दो देशों में युद्ध है, उसका कारण क्या है कि इंसान लड़ना चाहता है। बेसिक टेंडेंसी है इंसान की लड़ना। यह बात सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समझाने की कोशिश करी किसने? जीन जैक्वस रसो ने। ठीक है, दस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज द बेसिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन सोसाइटी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिस रखा गया।
उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि क्या क्या ऐसे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब एक दूसरे को मार देंगे, नहीं, सॉल्यूशन है, शांति बनाई जा सकती है। उसका सॉल्यूशन जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही प्रोवाइड किया है कि आइडियल जो है वो अगर ऐसा है, पहले तो एक्नॉलेज किया जाए कि ऐसा है, ठीक है, फिर अब इसके लिए किया क्या जा सकता है, पॉजिटिव आउटलुक रखना है ना आपको। पहले तो एक्नॉलेज करना है कि समस्या है, फिर उसका सॉल्यूशन करने की तरफ आपको काम करना है। वही चीज जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया रसो द्वारा, और वही जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश भी हुई, ठीक है, सोसाइटी एस्टेब्लिश भी हुई। ही क्रिटिसाइज्ड the concept of private property because it created social inequality and advocated freedom, equality and justice for all. These theories heavily influenced French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी की बात की गई है, तो वो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट आए कहां से है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आए हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करने वाला जो पॉलिटिकल थिंकर, और उसकी कौन सी पब्लिकेशन? पॉलिटिकल थिंकर रसो, और उसकी पब्लिकेशन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और आइडियोलॉजीज किस चीज पर बेस्ड है? कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजीज बेस्ड है कि फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस, ठीक है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो सिस्टम जब बना है ना, इंसान ने जब प्रॉपर्टीज एक्वायर करने लगा, तो वो इंसान की समस्याओं का जड़ बना है। तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ने आज, अगर सोच लीजिए, समाज की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी अगर सभी लोग जो हैं वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसको त्याग दें, ठीक है। मान लीजिए समाज ने पूरी, एक देश की जितनी भी जनता है उसने सारी प्रॉपर्टी जो है वो त्याग दी, वो गवर्नमेंट के पास चली गई, और गवर्नमेंट जो है वो उसको सभी लोगों के भले के लिए यूज कर रही है। यहां पर कंडीशंस ये हैं कि गवर्नमेंट भी बेनेवोलेंट हो, सभी लोगों के भले के लिए यूज करे, ठीक है। खैर वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, जो इंसान संपत्ति का ग्रहण जो करता है, यही, और उसी संपत्ति को दूसरा इंसान छीनना चाहता है, यही तो डिस्प्यूट है सारा, ठीक है। और जो जॉन जैक्वस रसो की जो आइडियोलॉजीज है, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या करती है? प्रेरित। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट देखिएगा वॉल्टेयर। अब वॉल्टेयर जो है वो एक और फ्रेंच थिंकर है, देखते हैं। He was a famous French thinker who believed in God but not in any particular religion. He strongly advocated the three principles of free trade, religious tolerance and freedom of expression for the progress and prosperity. He too had considerable influence on French Revolution. So Voltaire ने French thinker था who believed in God. Mind it, he believed in God but he does not believe in the methods or the interpretations created by the Roman Catholic Church. Right? He strongly advocated the three principles of free trade, religious tolerance and freedom of expression. फ्री ट्रेड होना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, और अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। तीन चीजों पर जोर डाला किसने? वॉल्टेयर ने। और वॉल्टेयर जो है वो कई भारतीय नेशनलिस्ट का जो है वो पॉलिटिकल गुरु भी रहा, पॉलिटिकल गुरु की तरह काम भी करा, या इनके जो आइडियाज हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी कई जगहों पर, रसो, मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि रसो किस भारतीय, मतलब रसो से कौन सा भारतीय नेशनलिस्ट लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एंड लास्ट पॉइंट है, ही टू हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आएगा इमैनुअल कांत। अब ये इमैनुअल कांत एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसका जिक्र बहुत जगह पर है, और इमैनुअल कांत का केवल हम यहां पर जिक्र नहीं करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में हम, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंट देखिएगा, अब ये देखिए 1724 से 1804, तो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में है इमैनुअल कांत, ठीक है, 19th सेंचुरी के शुरुआत में, एंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। ही वाज अ फेमस जर्मन फिलोसोफर हु claimed that we can never know objects in themselves but only as they appear to us. अब इमैनुअल कांत जो समझाना चाहते थे ना, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो मार्कर है, इस मार्कर का रंग आपको क्या नजर आ रहा है? ठीक है, आप कहेंगे लाल, है ना। इसका जो कैप है, ठीक है, इस कैप का रंग क्या नजर आ रहा है? ये व्हाइट भी है, लेकिन ये जो कैप का रंग हमें लाल नजर आ रहा है ना, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आप कहेंगे जी लाल नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये आपको नहीं नजर आ रहा है, ये आपके दिमाग को नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी आंखें तो केवल सेंसर्स हैं, और ये क्या कर रही हैं? लाइट को रिसीव कर रही हैं,
उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। वो केमिकल एनर्जी हमारे ओसिपिटल लोब तक जा रहा है दिमाग के, और हमारे दिमाग का ओसिपिटल लोब उस केमिकल मैसेज को प्रोसेस कर रहा है और हमें बता रहा है कि ये जो चीज आप देख रहे हैं जनाब ये लाल रंग की है। ठीक है, और इसको इस तरह भी पुट किया जा सकता है कि जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 रंग हैं। ठीक है, बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब कर लिए गए, केवल लाल रंग ही रिफ्लेक्ट बैक हुआ। वो जब आंखों तक गया, यानी ऐसा रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हुआ जब वो आंख जैसा जो हमारा आंख सेंसर है इसमें जब गया और हमारे दिमाग ने जब रीड किया तो उस रेडिएशन को उसने लाल रंग की तरह देखा। सो दैट मीन्स आप इस दुनिया को जैसा देख रहे हैं ऐसा हो सकता है कि ये दुनिया ना हो, ऐसे रंग ना हो। हमारा दिमाग रंगों को प्रोसेस करता है, इसीलिए अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के रंग देख सकते हैं। कुछ रंग नहीं देख पाते, कुछ बहुत सारे रंग देख पाते हैं। कुछ जानवर जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज को देख लेते हैं, इंसान नहीं देख पाता। राइट, यही चीज इमैनुअल कांत ने कही कि आप जो भी चीज परसीव कर रहे हैं ना वो आप अपने समझ से कर रहे हैं। आपके दिमाग में जितनी जो है वो जितने आइडियाज हैं उन आइडियाज ने जितना जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर आपका कॉन्शियस क्रिएट किया है, उस हिसाब से आप किसी चीज को परसीव कर रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल बात कही इमैनुअल कांत ने। ठीक है, यानी कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। ये कहना चाह रहे इमैनुअल कांत कि आप किसी चीज को जैसा परसीव कर रहे हैं हो सकता है कि वैसा ना हो। एक स्टेटमेंट बोला जाता है ना, द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द व्यूअर। देखने वाले की आंखों में है सुंदरता। तो अगर आप सुंदर ही देखना चाहेंगे किसी चीज को तो आपको सुंदर लगेगी। राइट, ठीक है, तो यही सेम चीज जो है वो इमैनुअल कांत ने कही कि आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस में जितने आइडियाज हैं, जितना आपने जिस एनवायरनमेंट में आप रहे हो, जिस पॉलिटिकल सोशल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में आप रहे हो, उसका आपके सबकॉन्शियस पर असर है। ठीक है, उससे आपका सबकॉन्शियस डिजाइन हुआ है। उस डिजाइन्ड सबकॉन्शियस के अराउंड ही आप चीजों को परसीव करते हैं। मैटर जो है वो आपको समझ आता है। ठीक है, यही चीज इमैनुअल कांत समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो देखिएगा, ही वॉज अ फेमस जर्मन फिलोसोफर हु क्लेम्ड दैट वी कैन नेवर नो ऑब्जेक्ट्स इन देमसेल्व्स बट ओनली एज दे अपीयर टू अस। ऑब्जेक्ट्स, हम केवल ऑब्जेक्ट्स को वैसा ही समझ सकेंगे जैसा हमें वो दिख रहा है। ठीक है, एक आपने बहुत फेमस एक फोटो देखी होगी, 2 आदमी खड़े हैं, बीच में 6 लिखा है। एक आदमी उसको 9 पढ़ पा रहा है, दूसरा आदमी उसको 6 पढ़ पा रहा है। ये मतलब है। राइट, आप ऑब्जेक्ट को वैसा ही समझेंगे जैसा आपको वो दिख रहा है, जितना आपके दिमाग में जो है वो समझ है, जितना आपका सबकॉन्शियस प्रोसेस कर सकता है, जितना आपका कॉन्शियस प्रोसेस कर सकता है। और आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस डिजाइंड है आपके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक या जो भी आपका ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से। राइट, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट कीजिए, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस को ग्लोबल लेवल पर लेकर आइए, तभी आपको मुद्दों की जो है वो एक खासी समझ बनेगी। अभी केवल आप भारत के किसी अमुक राज्य के किसी अमुक शहर में या गांव में बैठकर किसी चीज को समझ रहे हैं, और अगर आप मान लीजिए उसी राज्य या भारत के 1-2 राज्यों में घूमे हैं तो आपका परसेप्शन केवल रीजनल है। मैं चाहता हूं फिजिकली कहीं प्रेजेंट होने से ही परसेप्शन जनरेट नहीं होता, लेकिन इतिहास को ही अगर आप पढ़ लेंगे ना, ग्लोबल हिस्ट्री, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटी को अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट होने के प्रति जो है वो बढ़ जाएगा। अब वही सिंपल सी बात है, सिस्टीन चैपल में अगर आप जाएंगे, वहां पर नीचे खड़े होकर अगर आप देखेंगे उस छत को, तब जाके आपको समझ आएगा ना कि माइकल एंजेलो ने क्या काम किया है। उस पेंट की स्मेल सूंघेंगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा आप फोन में बैठ के देख भी सकते हैं कि क्या काम किया माइकल एंजेलो ने। आजकल तो 3D इमेजिंग का जमाना है, बिल्कुल डिटेल में दिखा देंगे वो कि वहां पर खड़ा होकर कैसा महसूस होता है। लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट होना वो एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं एक्सपीरियंस गेन करने की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल एक्सपीरियंस, मैं मानसिक अवस्था बनाइए, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट कीजिए। ठीक है, वो उन आइडियाज को समझने से ही होगा। वही चीज इमैनुअल कांत कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ही लेड दैट knowledge is not determined by nature of the external world of objects but rather by the nature of human rationality। देखिए, अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक पत्थर पड़ा है। ठीक है, उस पत्थर को लेकर अब मान लीजिए उस पत्थर को आप एंशिएंट टाइम में ले जाएं। ठीक है, मान लीजिए कोई चमकता हुआ पत्थर है, उसको आप एंशिएंट टाइम में ले जाएं। सारी बात छोड़िए, ये जो हमारा सेल फोन है, मोबाइल है, एंड्रॉइड डिवाइसेस है, इसको मान लीजिए अगर एंशिएंट टाइम में ले जाया जाए
ठीक है। और एंशियंट किसी व्यक्ति को, अब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दिखाया आपने, एक बार आपने अरेबिया के लोगों को दिखाया, मेसोपोटामिया के लोगों को दिखाया पास्ट में जाकर, राइट, अगर ऐसा हो सके तो इनकन्स को दिखाया, मायंस को दिखाया, ठीक है, इजिप्शियंस को दिखाया, उसके अलावा मेसोपोटामियंस को तो हमने दिखा दिया एक बार, चाइनीज को दिखाया, राइट। और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि सभी व्यक्तियों ने कैसे प्रिसीव किया इस चीज को, ठीक है। अगर वो बोल पड़े, उसमें वीडियो चल जाए, तब तो वो उसको भगवान मान लेंगे, राइट। सो दैट मीन्स, और हमें पता नहीं कि इट इज अ टेक्नोलॉजी, तो रैशनैलिटी डेवलप हुई है रेनेसांस के बाद। तो आपके दिमाग में कितनी रैशनैलिटी है, उस रैशनैलिटी के हिसाब से आप किसी, कांत ने यहां पर ऑब्जेक्ट का है, लेकिन आप किसी भी आइडिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आइडियाज ही हैं, राइट, बेसिकली। मान लीजिए अगर कोई टेबल बना है तो किसी का आइडिया होगा ना कि लकड़ी को ऐसे काटते हैं, ऐसे पीटते हैं, शेप देते हैं, टेबल बन जाएगा, राइट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आइडिया को जो आप प्रिसीव कर रहे हैं, वो किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी, नेशन की जो कलेक्टिव या इंडिविजुअल रैशनैलिटी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो दैट मीन्स आज अगर कोई भी चीज प्रिसीव की जाती है, कोई भी आइडिया है जो प्रिसीव किया जाता है, वो रैशनैलिटी के आधार पर है। तो आप अगर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रैशनल बनाएंगे तो आप बेटर तरीके से प्रिसीव कर सकते हैं चीजों को, बेसिकली इमानुअल ये कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिएगा, फिर से पढ़ते हैं पॉइंट। ही लेड दैट नॉलेज इज नॉट डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट रादर बाय द नेचर ऑफ ह्यूमन रैशनैलिटी। ह्यूमन रैशनैलिटी से आपको ऑब्जेक्ट पता चलेगा, उसका नेचर पता चलेगा क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लोहे की खोज हुई। अब लोहे की खोज से भारतीयों ने, नॉट जस्ट भारतीय, लेकिन मतलब मान लीजिए भारत के अंदर ही ले लेते हैं, लोहे की खोज से एक व्यक्ति ने क्या बनाया, एक व्यक्ति ने बनाया हथौड़ा और एक व्यक्ति ने बनाई तलवार। एक व्यक्ति ने हथौड़ा क्यों बनाया, ताकि वो ठोक पीट कर अपने काम की चीजें बना सके। दूसरे व्यक्ति ने तलवार क्यों बनाई, ताकि वो मार के दूसरे से वो चीजें छीन सके, राइट। तो दोनों व्यक्तियों की जो रैशनैलिटी थी, उससे डिफाइन हुआ कि ये जो लोहा मिला है, इसका नेचर क्या होगा, किस तरह यूज किया जा सकता है इसे, राइट। तो ऑब्जेक्ट और आइडियाज का जो नेचर है वो आपकी रैशनैलिटी पर डिपेंड करता है। अब इसी चीज के एग्जांपल्स मुझे आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। इमैनुअल ने जो बातें कही हैं, इसके और एग्जांपल्स आप क्या दे सकते हैं, अगर आपको समझ आया है, आई होप आपको समझ आया होगा, एग्जांपल्स मुझे कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, ठीक है। यही मजा है ना। मैं आपको मेंस के लिए तैयार कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको मेंस, ये हम थोड़ा सा ना वर्ल्ड हिस्ट्री को मेंस के लेवल पर ले जा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बच्चा है ना जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, रिवाइज कर चुका है, ठीक ठाक जानता है वो, राइट। क्योंकि फैक्ट्स तो आप बहुत सारे पढ़ लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाएगा आपको इतनी बारीकी से। और यही मेरी इस क्लासेस का मोटिव भी है, कॉन्सेप्ट समझाऊं, मैं मेंस के लेवल तक ले जाऊं आपको। एक बहुत बेहतरीन टीचर है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, यस, हाँ, अगर प्री नामक मछली को पकड़ना है तो मेन नामक जाला आपको फेंकना ही पड़ेगा, ऐसी कुछ स्टेटमेंट है एक टीचर की, राइट। तो काफी सही बात कही है। अगर आपको प्री क्लियर करना है, अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्री यूपीएससी का क्वालिफाइंग नेचर का ही है, राइट। वैसे और भी बहुत, अब ये मेरी जो ये स्टेटमेंट है, इसको हार्ड एंड फास्ट जो है वो टेक्निकलिटी मत ले जाना, जो भावना है वो समझिए, ठीक है। हमारा मुद्दा है कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना। नेक्स्ट देखिएगा, दिस अप्रोच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ आइडियलिज्म इन जर्मन फिलॉसफी। जर्मन आइडियलिज्म या आइडियलिज्म ऑफ जर्मन फिलॉसफी इमानुअल कांत से निकल कर आती है, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर किसको माना जाता है, इमानुअल कांत को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, अगला फिलोसफर देखते हैं कौन है, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 1689 से 1755 जिंदा रहे मॉन्टेस्क्यू। ही वाज पायनियरिंग फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर एंड एडवोकेट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, ठीक है। तो हमें इस स्टेटमेंट से पता चला कि दैट ही वाज फ्रेंच। इन हिज वर्क द स्पिरिट ऑफ द लॉज, तो उसका वर्क क्या है, स्पिरिट ऑफ द लॉज। ही स्टडीड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स सच एज रिपब्लिक, द मोनार्की एंड डेस्पोटिक स्टेट, एंड ऑफर्ड क्रिटिकल एनालिसिस। देखिए मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, स्पिरिट ऑफ द लॉज जो उसकी किताब है, उसने अलग अलग जितने भी गवर्नमेंट हो सकती है, उसने 3 तरह के मुख्य, एक जो है वो एक मोनार्की कैसे जो है वो बिहेव करेगी, एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेसी कैसे बिहेव करेगा, और एक एनार्कियल सिचुएशन है, एक डेस्पोटिक है, यानी चाहे वो
डेस्पोटिक है, यानी अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार मोनार्की में भी हो सकता है और रिपब्लिक में भी हो सकता है, तो एक डेस्पोटिक सिचुएशन है। इन तीनों को जब उसने स्टडी किया, उसने जो कंक्लूजन्स क्रिएट किया है, वहां से जो प्रेसिडेंस सेट हुई है, आज भी बहुत सारे देशों के संविधानों पर बहुत गहरा असर है मोंटेस्क्यू की इस किताब का, इंक्लूडिंग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हमारे लिए, ठीक है। The spirit of laws, he studied different system of government such as republic, monarchy and despotic state and offered critical analysis. He propounded that the most suitable government would have three branches of government, namely legislative, executive and judicial, that would be separate from each other. समझ गए आप भारत में क्या असर है? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीन ब्रांचेस होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी लेजिस्लेटिव के काम में जुडिशरी दखल ना दे, जुडिशरी के काम में लेजिस्लेटिव दखल ना दे, या एक बैलेंस हो शक्ति का, जो कि भारत ने अडॉप्ट करने की कोशिश भी करी है। वैसे एग्जीक्यूटिव थोड़ा कमजोर रह जाता है उसमें, ठीक है, लेजिस्लेटिव उससे थोड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन आइडिया कहां से उठाया गया? मोंटेस्क्यू की इस किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हिज व्यूज ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में हम पढ़ते हैं सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन जो है वो साइंटिस्ट में से सबसे फेमस साइंटिस्ट रहे एनलाइटमेंट एज के, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट्स ऑफ एनलाइटमेंट, लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज कैलकुलस। जिन बच्चों ने 11वीं 12वीं में मैथ ले ली थी, ठीक है, और बाद में वो ह्यूमैनिटीज में उतर गए और आज वो पछता रहे हैं कि हमने 11वीं 12वीं में मैथ क्यों ली, तो उन बच्चों से क्लियरली पूछना कि उनका सबसे बड़ा जो है वो दुश्मन कौन था उस समय, तो वो जवाब देंगे बगैर सोचे कैलकुलस। वो कहेंगे कि कैलकुलस के जो 44 मार्क थे ना, वो बहुत पहले, जब 100 नंबर का पेपर होता था हमारे टाइम में, तो 44 मार्क्स की कैलकुलस आया करती थी 12वीं में, ठीक है। तो वो कैलकुलस को वो कोसेंगे, ठीक है। तो वो कैलकुलस की शुरुआत जो है वो किसने करी थी? सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। डिस्कवर्ड विबग्योर। अच्छा, विबग्योर जो है वो डिस्कवर किया किसने? आइजैक न्यूटन ने। विबग्योर आप भली भांति जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट है सूर्य की, या जो नेचुरल व्हाइट लाइट होती है, वो 7 रंगों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो वो 7 रंग है विबग्योर। तो वो किसने बताया? वो ऑलरेडी दिखते थे लोगों को, क्योंकि कांच, हीरे, ये सारी चीजें तो अवेलेबल थी। यानी रिफ्रैक्शन तो पहले भी हो रहा था, है ना। रिफ्रैक्शन अगर पहले भी हो रहा था, तो यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो है वो फिनोमेना लोगों को पता था, 7 रंग दिख रहे थे, लेकिन उसको प्रॉपरली, थॉरली जो है वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिखाना, ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करना, और कंक्लूजन जो है वो, यानी इस पूरे इंपिरिकल मेथड को किसने फॉलो किया? सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एंड पुट फॉरवर्ड द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। लेकिन बाद में, लेकिन आइजैक न्यूटन तो केवल धरती पर रह रहे थे ना, ठीक है। और हमारी धरती पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम एक मानते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, और टेम्परेचर आइडियल लेकर चलते हैं, कहीं 22 लिया जाता है, कहीं 25 लिया जाता है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट डिफर करता है, ठीक है। लेकिन जब गैलेक्सी की बातें होने लगी, यूनिवर्स की बातें होने लगी, तो ये जो आइजैक न्यूटन द्वारा जो आइडियाज जो मतलब फॉरवर्ड रखे गए, जो थ्योरीज रखी गई, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो यही तो साइंस का नेचर भी है। देखिए, मैंने कहीं अपने सेशन में एक बात कही है, उसमें उस स्टेटमेंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाना चाहूंगा। मैंने ये कहा था कि जो फिजिकल फिनोमेनाज हैं वो फिक्स हैं, यानी अगर ग्रेविटी है वो वैसी ही रहने वाली है, राइट। जो फिजिकल कॉन्सेप्ट्स है वो फिक्स हैं, ऐसा नहीं है। वो किसी एक पर्टिकुलर गिवन एटमॉस्फेयर में फिक्स होते हैं। यानी धरती में स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में कोई पर्टिकुलर जो है वो फिनोमेना काम करेगा, राइट। वही चीज आप मून में ले जाएंगे, डिफर हो जाएगी। वही चीज आप जुपिटर पर ले जाएंगे, डिफर हो जाएगा, ठीक है। आप प्रेशर को अगर आप मेजर कर रहे हैं, या अगर आप किसी भी चीज को, मान लीजिए सरफेस टेंशन को अगर आप मेजर कर रहे हैं, तो धरती के लिए अलग होगा वो। वही चीज आपको चांद पे अलग नजर आएगी, वही चीज आपको जुपिटर पे अलग नजर आएगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने उस टाइम भी समझाई थी। एक कॉन्ट्रडिक्शन ये खड़ा हो गया था, एक आधे बच्चे ने ये चीज मेंशन कर दी थी कि सर ये बात ये, ठीक है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन जो बेसिक चीज थी, मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो फिजिकल साइंसेज हैं वो धरती पर अगर आप रहेंगे, धरती पे है ना, अभी तो हम सारे धरती पे ही हैं, तो जो फिजिकल साइंसेज हैं वो धरती पर सेम रहने वाली हैं। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज हैं वो हो सकता है आगे आने वाले सालों में बदल जाएं, हमारी जो इतिहास की समझ है वो बदल जाए,
राइट। हमारी जो सोसाइटी की समझ है, पॉलिटिकल समझ है, इकोनॉमिक समझ है, वो हो सकता है आने वाले समय में बदल जाए, और वो बदलती रही है। तभी तो हमें ओल्ड ऑर्डर न्यू ऑर्डर में क्लैश आया है ना, ह्यूमैनिटीज ही तो है ना ये पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर, राइट। तो ये जो बदलाव आया है, तभी तो हमें रेनेसांस देखने को मिला, एज ऑफ एनलाइटमेंट। यही तो वो चेंज है ना, हमें चेंज ही तो पढ़ रहे हैं, वही चीज मैंने आपको बोला है ना, प्रोसेस ऑफ चेंज ही तो समझना है ना हमें। ओल्ड ऑर्डर से नया ऑर्डर आया, क्या क्या चीजों में बदलाव आया। पहले पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स का था, अब नेशंस बनते हुए दिखे हमें। पहले रिलीजियस कंट्रोल किसका था, केवल कैथोलिक चर्च का था, अब हमें जो प्रोटेस्टेंट चर्च हैं वो देखने को मिले। पहले सोसाइटी जो है वो सब पूरा का पूरा कैथोलिक चर्च के पास भाग रही थी, अब सोसाइटी में इंडिविजुअलिटी, ह्यूमनिज्म की भावनाएं, तो यही चेंजेस ही तो पड़ रहे हैं ना हम सारे के सारे, राइट। पहले लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं था, अब धीरे धीरे साइंटिफिक टेम्पर जो है वो जनरेट हुआ, उससे क्या हुआ, डिस्कवरीज हुई, यही चीजें तो पढ़ रहे हैं ना हम। सो वही लास्ट पॉइंट है, साइंटिफिक मेथड प्रेजेंटली नोन एज क्लासिकल फिजिक्स went unchallenged until the arrival of quantum theory and the theory of relativity in the 20th century। अब क्वांटम थ्योरी में समझाने नहीं लगूंगा बहुत डिटेल में, वैसे मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, मुझे काफी समय तक तो क्वांटम थ्योरी समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तो मुझे बहुत मजा आया, ठीक है। तो कभी किसी टॉपिक में अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं कभी फिजिक्स के कोई एक आधा टॉपिक, क्वांटम, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड भी है, ठीक है, मैं एक इंजीनियर हूं, ठीक है। तो कुछ जरूरी बातें। पहला, आप इस वीडियो का नोट्स या पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप वीडियो प्लेलिस्ट के अनुसार ही देखें, क्योंकि नोट्स या पीडीएफ आपको प्लेलिस्ट में डाले गए वीडियो के अनुसार ही मिलेगा, चाहे वीडियो कहीं का हो। आपको पीडीएफ प्लेलिस्ट में डाले गए वीडियो जो कि लाइन बाय लाइन है उसी के अनुसार मिलेगा, या फिर वीडियो दूसरे चैनल का हो जो कि प्लेलिस्ट में डाला गया हो, तब भी उस वीडियो का भी पीडीएफ मिलेगा, वो भी लाइन बाय लाइन। तीसरा जरूरी बात, एक ही टॉपिक पर आपको एक से अधिक वीडियो मिल सकता है, ध्यान रखें, वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर ही देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। अगर ये बेबी क्यूट लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।